चलिए सभी लोगों को नमस्ते और सभी लोग जुड़ जाइए एक बार फटाफट तरीके से। और ये गंगा किनारा घाट पे जो टेस्ट हुआ था उसमें 6 to 8 का ये डिस्कशन आपका बाकी था, उसी का डिस्कशन हम लोग करने आए हैं। और आप सभी लोग एक बार जुड़िए, जितने लोग टेस्ट दिए होंगे गंगा किनारा घाट में आप यहाँ पर देख लीजिए। ये 6 to 8 का साइंस हमारा है। 6 to 8 की हम बात करते हैं तो ये 6 to 8 का हमारा ये साइंस है। और आपको ध्यान रखना है कि बीपीएससी 3.0 साइंस के इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको डाले गए हैं। आप सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से जुड़ जाइए और फिर हम आपके क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम सभी लोग से यही कहना चाहेंगे कि एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कीजिए और सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन का। गंगा किनारा घाट पे जो टेस्ट हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। मेरे दोस्त यहां पर माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट हमारा है, जिसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो जो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था ये किसके लिए किया गया था? तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट जो किया गया था ये वो पता लगाने के लिए कि हमारे स्पेस में ईथर है या नहीं है। ईथर का पता लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये इसलिए किया गया था। स्पेस की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्पेस में ईथर के बारे में पता लगाने के लिए, यानी कि स्पेस में ईथर का पता लगाने के लिए ध्यान रखेंगे। स्पेस में ईथर का पता लगाने के लिए, स्पेस में ईथर का पता लगाने के लिए यहां पर माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एकदम सिंपल सा फंडा है, आपको ये चीज जानना है। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट जो हमारा किया गया था ये किस तरंग से किया गया था? तो ये एक्सपेरिमेंट माइकलसन मॉर्ले जो है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल किया गया था। याद रखना मेरे भाई, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल किया था। और विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा कौन सी तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा प्रकाश तरंग होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये हमारा प्रकाश तरंग भी हम कह सकते हैं और ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं ये आवेशहीन होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं। और इसी विद्युत चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल करके माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ने ईथर का पता लगाया था। तो हम लोग यहां पर कहेंगे माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट जो हमारा था उसका आधार जो बना था वो आधार किस लिए बना था? कहेंगे ईथर के परिकल्पना का पता लगाने के लिए हम लोग कह सकते हैं। यानी कि आप यहां पर कह सकते हो मेरे भाई कि ये हमारा ईथर के बारे में पता लगाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक ही लाइन में याद रखना। दूसरा बात याद रखना कि चलो ये तो ठीक है कि ये क्वेश्चन हमारा ईथर के बारे में पूछेगा। दूसरा, इसमें जो तरंग यूज किया था विद्युत चुंबकीय तरंग, और विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। और जो भी अनुप्रस्थ तरंग होती है वो कैसी होती है? तो आवेशहीन होता है। ये सारी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करिए और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं। एक टर्म यहां पर मेरे भाई लिखा हुआ है कि व्यतिकरण का जो कंसेप्ट दिया है वो किसने दिया है? मेरे दोस्त हम सभी लोग जानते हैं व्यतिकरण हमारा किसका किसका व्यतिकरण होता है। याद रखेंगे, व्यतिकरण हमारे प्रकाश का व्यतिकरण होता है। अगर प्रकाश के व्यतिकरण की बात करते हैं या साउंड का व्यतिकरण होता है तो इसकी बात करते हैं। तो अगर प्रकाश के व्यतिकरण की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? प्रकाश के व्यतिकरण की अगर हम बात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर प्रकाश के व्यतिकरण का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया? तो प्रकाश के व्यतिकरण का जो कंसेप्ट दिया था, याद रखेंगे मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये आपको हैगेन्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका हैगेन्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश के व्यतिकरण का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। और व्यतिकरण में क्या होता है कि दो एकवर्णी प्रकाश क्या होता है, एक दूसरे पर सुपर इंपोज कर जाता है। यानी कि इसमें प्रकाश हमारा क्या होता है? तो कहेंगे जो प्रकाश की हम बात करते हैं, प्रकाश का सुपर इंपोज होना, प्रकाश एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, उसी को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। अगर एक दूसरे के ऊपर आएगा तो आयाम और बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर एक दूसरे के अपोजिट अगर हो गया तो फिर वो घट जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सिंपल सा फंडा है, इस चीज को आप इतना ध्यान में रखना।
आगे हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं। ये जो आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट दिया था, अपेक्षितता का जो सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? तो याद रखना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया मेरे भाई? तो हम लोग जानते हैं यहां पर अल्बर्ट आइंस्टीन की हम बात करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया था? तो कहेंगे यहां पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं अपेक्षितता का सिद्धांत दिया था। ये सारे बात आपको पता होना चाहिए, चूंकि आपके एग्जाम का ये सब के सब क्वेश्चन है। हम आपका क्लास लिए हैं सर, मेरा 9th-10th है। बिल्कुल अनुप्रिया जी, आप क्लास कर रहे होंगे। अगर जो लोग नियुक्ति बैच से जुड़े होंगे, साइंस जिनका सेक्शन है, जिनको भी साइंस पढ़ना है, नियुक्ति बैच जो आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, वो नियुक्ति बैच आपका स्टार्ट हो गया है और उसमें 2100 क्वेश्चंस का, आप ये समझिए एक अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह है, जिसमें हमने क्या किया है, तो उसमें हमने वहां पर जो क्वेश्चंस रखा है वो हमारा खास करके एनसीईआरटी को ऊपर रखते हुए हम लोग उसमें क्वेश्चन को सेट किया है, ताकि आपके एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा हद तक वो सही साबित होगा। और 2100 कम नहीं होता है, अगर 2100 अगर पढ़ लीजिएगा, वो 2100 आपका 2100 नहीं, वो 8000 क्वेश्चन तक आप जा सकते हैं। अच्छा एक्युमुलेशन आपको मिल जाएगा और बहुत कम समय में आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात करते हैं। मेरे दोस्त, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यूरेनियम का, रेडियो एक्टिव पदार्थ हमारा क्या क्या हो सकता है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर यूरेनियम की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर थोरियम की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करेंगे प्लूटोनियम की बात करते हैं, यहां पर प्लूटोनियम की बात करते हैं, ये जो प्लूटोनियम है इसकी अगर बात करते हैं, ये सब जो देख पा रहे हैं ये सब के सब हमारे क्या है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण की बात कही जा रही है, कि उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। तो जो उत्सर्जित कण होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से, वो कौन कौन होगा? एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर अल्फा पार्टिकल को कंसीडर किया गया है। तो अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन हमारा होगा। तो वो जो कण है जो विक्षेपित हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, वो हमारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपका जीके का है। जन्म दर और मृत्यु दर जब बराबर हो जाता है, इसको हम लोग कैसी अवस्था कहते हैं? इसको हम लोग प्लेटियो अवस्था के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हेनरी पर मीटर लिखा हुआ, ये किसका यूनिट होगा? आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर मेरे दोस्त यहां पर परमेबिलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? यहां पर परमेबिलिटी की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। और परमेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यहां पर चुंबकशीलता कहते हैं। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको? तो यहां पर हमारा ये चुंबकशीलता होता है, जिसको हम लोग परमेबिलिटी कहते हैं। और परमेबिलिटी का जो यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होगा? तो याद रखना, हेनरी पर मीटर होता है। अब दूसरा चीज, एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं, तो ये याद रखना है। दूसरा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडक्टर की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यदि हम इंडक्टर की बात करते हैं, जिसको हम लोग यहां पर प्रेरकत्व कहते हैं, यहां पर हमारा क्या है? तो ये प्रेरकत्व की अगर हम बात करते हैं, इसको इंडक्टर कहते हैं। इस इंडक्टर को हम लोग एल से दिखाते हैं। इसके जो यूनिट होते हैं वो हमारा किस में होगा? तो हेनरी में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है वो हेनरी पर मीटर पूछा है, परमेबिलिटी पूछा है, जो कि चुंबकशीलता का यहां पर एसआई मात्रक हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग और भी जो ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यूनिट ही पूछा गया है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं। जैसे कि आपके पास यहां पर विद्युतशीलता की बात कही गई है, कि विद्युतशीलता का जो यूनिट होगा वो हमारा क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, विद्युतशीलता को हम लोग किससे दिखाते हैं? तो इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। ये गलत लिखा हुआ है इसका इंग्लिश में नहीं। अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। एक चार्ज हमारा मान लेते हैं Q1 है, दूसरा चार्ज हमारा Q2 होता है, और इनके बीच में एक बल लगता है जिसको चुंबकीय बल, इसको हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं चार्ज के कारण। अगर ये दूरी r है, तो यहां पर जो फोर्स का फॉर्मूला हमारा होता है, ये हमारा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपन में क्या होगा? तो कहेंगे R² होगा। तो यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वाला टर्म, इसी को बाहर करना। अगर इसको यहां से बाहर करेंगे, ये 1/4π तो हमारा वही रहेगा, ये यहां जाएगा तो ये यहां आ जाएगा, यहां पर हमारा फोर्स आ गया,
ये हमारा Q1 और Q2 रहेगा और नीचे में हम R स्क्वायर से यहां पर डिवाइड कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर यूनिट देखेंगे तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, दो दो चार्ज है इसलिए कूलम गुना कूलम, कूलम का स्क्वायर हो गया। और ये किसी कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, बल का यूनिट न्यूटन होगा, दूरी का यूनिट मीटर और लेकिन मीटर का स्क्वायर होगा, चूंकि दूरी का स्क्वायर है ये इसके यूनिट होते हैं, ध्यान रखेंगे। यहां जो आपको दे रखा था इसके यूनिट हमारा यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने आपको बताया था कि नियुक्ति बैच जो हम आपको लेकर के आए हैं, इस नियुक्ति बैच के लाने का मेरा मेन मकसद, आपके नियुक्ति बैच का लेने के लिए कौन सा कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा, ये ममता जी का कहना है। ममता त्रिपाठी जी, कूपन कोड उस पर काम नहीं करेगा। कूपन कोड जिस पर काम करता है कि 1000 से जब ऊपर का कोई बैच है उस पर कूपन कोड लगता है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। 299 रुपया में 2100 क्वेश्चन अगर आपको कराया जाता है तो आपसे आप ये मत समझिएगा 2 लाख रुपया आपसे मांगा जाता है कि कूपन कोड खोज रहे हैं। आपको कम समय में रिजल्ट देना है, समय कम है, ज्यादा आउटपुट देना है, तो अगर प्लेटफॉर्म आपको 2100 क्वेश्चन का अगर संग्रह करके दी है, ये कुछ ना कुछ सोच करके आपको दिया गया है। इसीलिए बहुत मिनिमम फीस में कोई कूपन कोड आपका काम नहीं करेगा। 299 रुपया का जो फीस है वो दीजिएगा और 2100 क्वेश्चन का साइंस का आपको पीडीएफ मिलेगा। साइंस में आपके बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिल रहा है। अभी बहुत सारे बच्चे उससे जोड़ करके साइंस में वहां से अपने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस में लगे हुए हैं और आप भी लगे, आपका भी सिलेक्शन वहां से श्योरिटी के साथ हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसीलिए उसके लिए निश्चिंत रहिए। इसीलिए नियुक्ति बैच की अगर जब बात कर ही रहे थे तो आपके सामने ये नियुक्ति बैच आपको दिख गया होगा। जो टीजीटी माध्यमिक, ये हमारा किसके लिए है, जो लोग 6 to 8 की तैयारी करते हैं, 9 10th की तैयारी करते हैं, उनके लिए विज्ञान का जो क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, एससीईआरटी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट इसमें 2100 प्लस क्वेश्चंस का यहां पर संग्रह कराया जा रहा है। 2100 क्वेश्चन हमको लगता है कि बहुत ज्यादा है, 2100 नाम से लगता होगा कम है, लेकिन इसका जब डिटेल डिस्कशन होता तो ये काफी ज्यादा मात्रा में आपका निकल करके आएगा, काफी संख्या में आपको ये निकल करके आएगा, यानी कि 8000 तक हम लोग यहां से पहुंचेंगे। तो हमको लगता है कि अगर लास्ट समय में अगर ये प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं मेरे साथ में तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। अभी इसके लगभग 100-125 क्वेश्चन के आसपास हम करवाए हैं और आगे हम इसका क्लासेस लगातार क्लास ले रहे हैं और ये सब कुछ आपका वहां पर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लोग नहीं लिए होंगे ले लीजिएगा, चूंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा और आपको लगेगा कि बहुत जल्दी हमको कवर करना है। आगे है कि पटाखे से निकलने वाली जो हरी ज्वाला होती है, मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपका पूछेगा, कभी कभी पूछता है कि अगर हम पटाखे की अगर हम बात करते हैं तो पटाखा जब फूटता है तो उस समय देखिएगा लाल, हरा, नीला, येलो, इस तरह का कलर आपको 7 कलर में दिखाई देता है। तो अगर मान लेते हैं पटाखा जब फूटता है, जब पटाखे की कलर की हम बात करते हैं, जब पटाखा कलर कैसा देता है, मान लेते हैं कि ये लाल कलर देता है, पटाखा कैसा दिया, रंग तो लाल कलर दिया, तो ये लाल कलर किसके कारण देता है, तो कहेंगे स्ट्रोंसियम के कारण देता है। ध्यान रखेंगे ये किसके कारण, तो उसमें एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारा स्ट्रोंसियम होता है, इसको हम लोग स्ट्रोंसियम के नाम से जानते हैं। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना। इसी स्ट्रोंसियम के कारण हमारा पटाखा जो होता है वो कैसा होता है, तो कहेंगे ये हमारा कहीं ना कहीं यहां पर लाल होता है। लेकिन अगर हरा हो रहा है, यदि पटाखा का कलर यहां पर हरा आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उसमें बेरियम है। क्या है इसमें, तो कहेंगे यहां पर उसमें जो केमिकल यूज किया गया है वो हमारा कौन सा है, तो कहेंगे यहां पर हरा के लिए जो हमारा यूज किया गया वो हमारा कौन सा है, तो कहेंगे यहां पर हमारा बेरियम है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक और चीज ध्यान रखना है कि इस पटाखा में देखिएगा तुरंत आग लगाइएगा, तुरंत विस्फोट करता है। अगर पटाखा को जल्दी जलाना है, पटाखा को क्या करना है, अगर आपको जल्दी जलाना होगा, अगर पटाखा को जल्दी जलाना है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, तो हम लोग को ध्यान रखना, इसमें पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, देखेंगे इसमें पोटेशियम क्लोरेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें पोटेशियम क्लोरेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा पोटेशियम क्लोरेट है जिसका इस्तेमाल करते हैं और ये जल्दी जल जाता है। ये ज्वलनशील पदार्थ होता है, बहुत जल्दी ये क्या करता है, पटाखा को जला देता है और ये तेजी से जलाता है। यानी कि जल्दी जलाने के लिए हम पटाखा में पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल करते हैं। लाल कलर देगा तो स्ट्रोंसियम के कारण, हरा कलर देगा तो आपका बेरियम के कारण। इस तरह से आपको ये सब चीजें ध्यान
रखना है। और सोडियम नाइट्रेट अगर इसमें पटाखा में अगर होगा, सोडियम नाइट्रेट अगर होगा, ये NaNO3 की हम बात करते हैं, तो इसके कारण उसमें पीला रंग आता है। कैसा रंग है? तो ये पीली कलर देती है, पीली रंग यहां पर देती है। तो क्वेश्चन आपके इस तरह से आते हैं। और आपको यहां पर हरी ज्वाला बोला, इसका मतलब है कि बेरियम का हम इस्तेमाल करेंगे। हरी ज्वाला, हरा रंग, यानी कि बेरियम का इस्तेमाल आप करेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर्स आपके निकल करके आ गए। हाँ, 6 to 8 वाले बच्चे, या अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे 9 10th का, उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है नियुक्ति बैच। आपको अगर दिक्कत होगा तो हमारा जो नंबर है ऑनलाइन का, उस इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके आप वहां से पूछ सकते हैं। लेकिन आपको बहुत बेनिफिट वहां से होगा नियुक्ति बैच से। चलिए हम लोग बात करते हैं। यहां पर एक दे रखा है हमारे सामने कि सहलग्रता सिद्धांत जो दिया है, वह देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपको बताना है। यानी आपको यह बताना है, सहलग्रता सिद्धांत कहने का मतलब है थ्योरी ऑफ लिंकेज का जो कंसेप्ट दिया है वो किसने दिया है। मेरे दोस्त याद रखना, जो थ्योरी ऑफ लिंकेज का जो कंसेप्ट दिया है, इस साइंटिस्ट के अगर हम नाम कहें तो इसका नाम क्या है, तो कहेंगे मॉर्गन और कैसल है। याद रखेंगे ये कौन है, तो इस साइंटिस्ट का नाम है मॉर्गन। याद रखेंगे, मॉर्गन एंड कैसल के बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं। ये मॉर्गन एंड कैसल ने यहां पर दिया था थ्योरी ऑफ लिंकेज। अब दूसरी बात आपको यह समझना है कि इस थ्योरी ऑफ लिंकेज की अगर हम बात करते हैं, इसमें होता क्या है, तो थ्योरी ऑफ लिंकेज में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे इसमें क्या होता है, तो यहां पर मेल गैमेट की हम बात करते हैं। यहां पर मेल गैमेट की हम बात करते हैं। मेल गैमेट कहने का मतलब स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट कहने का मतलब है ओवम होता है। तो यहां पर मेल गैमेट था, अगर हम फीमेल गैमेट की अगर हम बात करते हैं, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यहां पर क्या होता है, तो कहेंगे यहां पर आप ये कह सकते हैं इसका निर्माण होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेल गैमेट कहने में स्पर्म और फीमेल गैमेट कहने में ओवम होता है। इनका निर्माण इस हमारा इस कंसेप्ट के अंदर हमारा होता है। अब यहां पर एक और फेमस क्वेश्चन आपके सामने दिया है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी को बहुत सारा इसको प्यार है। बीडल और टेटम ने भी यहां पर एक कंसेप्ट दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं एक जीन एक एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो बीडल और टेटम दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया था, कहेंगे एक जीन, ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या दिया था, कहेंगे एक जीन एक एंजाइम का कंसेप्ट दिया था। एक जीन एक एंजाइम का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, तो कहेंगे यहां पर बीडल और हमारा टेटम ने दिया था। और ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चंस और बहुत बार पूछता है कि एक जीन एक एंजाइम का जो कंसेप्ट दिया था वो बेडल एंड टीटल दो नाम के साइंटिस्ट थे। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो आंसर हमारा आ गया, क्योंकि थ्योरी ऑफ लिंकेज जो दिया है, सहलग्रता का सिद्धांत जो दिया है, वो मॉर्गन और हमारा कैसल ने दिया है। लेकिन मेरे दोस्त ये भी नहीं भूलना है कि हमारे सामने यहां पर जो ऑप्शंस हम लोगों को दिख रहा है, ये वाले ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं, ये वाला वाटसन और क्रिक की बात करते हैं। तो आपको समझना है कि वाटसन और क्रिक की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने डीएनए के संरचना के बारे में बताया था। तो डीएनए का जो संरचना दिया है वो कौन दिया है, तो डीएनए का जो संरचना दिया है वो कौन दिया है, तो कहेंगे वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। और ध्यान रखना है कि डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये डबल हेलिक्स होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं डीएनए किसका बना होता है, तो कहेंगे डीएनए जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं मेरा दोस्त, ये डीएनए जो का संरचना जो है ये हमारा डबल हेलिक्स होता है, ये किसने बताया था, तो कहेंगे डबल हेलिक्स जो बताया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है कि डीएनए का खोज किसने किया, तो आंसर आपका अलग हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, डीएनए का खोज करने वाला हमारा साइंटिस्ट और था, उसको हम लोग यहां पर फ्रेडरिक मिसर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेडरिक मिसर की जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने डीएनए का खोज किया था। और डीएनए की संरचना का खोज किसने किया था, डबल हेलिक्स ने किया। डबल हेलिक्स था, डीएनए की संरचना जो था वो कैसी थी, तो डबल हेलिक्स थे। और ध्यान रखेंगे इसी संरचना में, डबल हेलिक्स में आप देखेंगे तो संरचना कुछ इस तरह से, डीएनए का जो संरचना बना हुआ था कुछ इस तरह से, एक तो हमारा ये धागा होगा और एक धागा हमारा कुछ इस तरह से था। इस तरह की डीएनए की संरचना थी। यानी कहने का मतलब है इसमें हमारा दो दो धागा यहां पर मौजूद था। और इसी में एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो एडेनिन और थायमिन का होता है। और एडेनिन और थायमिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है।
ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा। और दूसरा जो हमारा था ये साइटोसिन और ग्वानिन है, तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। ध्यान रखेंगे एडेनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट में हमारा बॉन्डिंग होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा यहां पर बनता है। ध्यान रखेंगे वाटसन एंड क्रिक ने जो बताया था वह किसके बारे में बताया था, तो कहेंगे डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। और डीएनए का खोज किसने किया था, तो यहां पर खोज की अगर बात करेगा तो फ्रेडरिक मिशर ने। और ध्यान रखेंगे एक जीन और एक एंजाइम का जो कंसेप्ट दिया था ये हमारा वीडल और टैटम ने दिया था। मॉर्गन और कैसल ने क्या बताया था, तो कहेंगे थ्योरी ऑफ लिंकेज दिया था इन्होंने। और थ्योरी ऑफ लिंकेज में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये मॉर्गन और कैसल ने दिया था। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास इन क्वेश्चन का एक्युमुलेशन है तो ये श्योर मानिए कि आपका सिलेक्शन जो है आप करीब पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन बनाने से पहुंचिएगा, थ्योरी पढ़ने से वहीं का वहीं रहिएगा। थ्योरी पढ़ने से बहुत ज्यादा आपको फायदा अब लास्ट समय में नहीं होगा, क्वेश्चंस बनाने से होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लोग साइंस में वीक होंगे नियुक्ति बैच से जुड़ जाइएगा, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं, देखिए कहला क्या दिया यहां पर, एक लाल कांच का क्या है तो कहेंगे टुकड़ा है, उसको तब तक गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने ना लगे। एक लाल कांच का टुकड़ा है, उसको इतना गर्म करते हैं कि अंधेरे में वो चमकने लगता है। मेरे दोस्त इसका मतलब है कि बहुत अधिक तापमान पर लेके जाते हैं। यानी ऐसा अगर हो रहा है, इसको पढ़ने से हमें यह पता चल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत अधिक गर्म करना पड़ा। और मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बहुत अधिक आप अगर गर्म करते हैं तो वैसे समय में जो ज्वाला आपका यहां पर बनता है, वैसे समय में जो आपको उसका कलर दिखाई देगा, वह कलर आपको कैसा दिखाई देगा, तो वह आपको यहां पर ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है। ग्रीन कलर का यानी कि हरा रंग आपको दिखाई देता है। जैसे आप इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आप गैस खोलते हैं और गैस जलाते हैं खाना पकाने के लिए, तो अगर गैस की मात्रा कम होगी तो देखना लाल फ्लेम बनता है। अगर गैस भरपूर है, तापमान भी ज्यादा मिलेगा, तो देखना उस समय आपको देखना कि वह आपको कैसा कलर दिखाई देता है, आपको ग्रीनिश कलर आपको दिखाई देगा, यानी हरा रंग दिखाई। इसका मतलब बहुत अधिक गर्म होने के कारण ही इसमें जो कलर यहां पर आ रहा है ये कैसा, तो कहेंगे हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ये हो जाएगा। अगर कम तापमान पर होगा तो लाल दिखाई देता है, लाल भूरा दिखाई देता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए, कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें कोबाल्ट के ऑक्साइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कोबाल्ट है, CO का मतलब कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारा कैसा, तो कहेंगे गहरा नीला रंग देता है। ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है एमटीपी के बारे में बोला गया है। मेरे दोस्त ये एमटीपी जो है ये मेडिकल किट होता है, ये एक प्रकार का क्या है, तो कहेंगे ये मेडिकल एक प्रकार का हमारा क्या है, तो ये हमारा एमटीपी क्या है, तो कहेंगे एक प्रकार का किट होता है। ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार का किट होता है जो क्या करता है, इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो M फॉर मेडिकल हो गया, और T फॉर टर्मिनेशन हो गया, और P फॉर प्रेगनेंसी हो गया। इसका मतलब है मेरे दोस्त मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, तो ये हमारा गर्भपात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किसके लिए, तो कहेंगे ये गर्भपात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखेंगे ये किसके लिए किट इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गर्भपात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो गर्भपात के लिए जो इस्तेमाल होता है किट वो हमारा एमटीपी होता है, जिसको हम लोग मेडिकल यहां पर टर्मिनेशन ऑफ हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, तो प्रेगनेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, एकदम सिंपल सा चीज है, इससे गर्भ समाप्त हो जाता है। ये एमटीपी एक प्रकार का क्या है, तो कहेंगे मेडिसिन है। ये एमटीपी एक प्रकार किट यानी एक प्रकार का हमारा मेडिसिनल किट है, या एक प्रकार का ये हमारा क्या कहेंगे, तो ये मेडिसिन है। ये एक प्रकार का हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर मेडिसिन है, जिससे क्या होता है, तो कहेंगे ये गर्भपात के लिए हमारा ये मेडिकल दुकान में मेडिसिन ये मिलता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे हमारा है मेरे दोस्त यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कही गई है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब बात कही जाती है तो उस समय उसके कुछ कंडीशन है,
तो प्रकाश कैसे कैसे चलता है। मेरे दोस्त एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम लोग यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखा हुआ है। एक बात क्लियर हो गया कि अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो याद रखना प्रकाश कैसे चलेगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश जो होगा वो प्रकाश सघन माध्यम से किधर चलेगी, तो प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वैसे केस में तो वैसे केस में हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। इसको तो एकदम याद रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब दिखती है, जब प्रकाश हमेशा सघन से विरल जाएगा, कभी विरल से सघन में जाएगा, ऐसा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं देगा। तो ये इसके लिए एकदम आप कह सकते हैं ऐसा ये कंडीशन है, ये इसके लिए कंडीशन ही समझ लीजिए, ऐसा कंडीशन है, ये लागू है कंडीशन कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से किधर, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तभी ऐसा होगा। अब यहां सघन और विरल की बात करते हैं तो सघन और विरल को कैसे समझते हैं, सिंपली अगर समझिए, हवा है, पानी है, पानी सघन है और हवा विरल है। हम कहेंगे पानी और कांच को देखें तो कांच सघन है और हमारा पानी क्या है, विरल है। तो किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग सघन विरल देखते हैं। अब हम लोग कैसे जानते हैं उसको, तो उसके अपवर्तनांक के हिसाब से, जिस वस्तु का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो ज्यादा सघन होता है, और जिस वस्तु का अपवर्तनांक कम होता है वो कम सघन होता है। अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसको सघन कहेंगे, और किसी का अपवर्तनांक कम है तो उसको विरल कह देते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आपसे बोला गया है वायु से जल में, तो वायु विरल से सघन में कह रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा। अब हम लोगों को कांच से जल में कह रहा है, तो कांच सघन है, जल विरल है इसके कंपैरिजन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, ऐसे केस में क्या होगा, छोड़ो इतना करने की जरूरत, लेकिन एक और कंडीशन हम बता देते हैं। एक कंडीशन तो आपका ये था, यहां पर हम कंडीशंस को डायरेक्ट लिख देते हैं, आप इसको याद रखेंगे। एक कंडीशन हमारा ये था, दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाने के लिए आपको जिस एंगल पर हमारा इंसिडेंट होता है प्रकाश, आपतित होती है प्रकाश, वह आपतन कोण जो होगा क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं दूसरा कि अगर आपतन कोण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहां पर हम लोग, आपतन कोण की बात करते हैं। ये जो हमारा आपतन कोण होगा, आपतन कोण की हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा आपतन कोण होगा ये यहां पर क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर क्रांतिक कोण से थोड़ा भी ज्यादा होगा, अगर क्रिटिकल एंगल से क्रांतिक कोण से अगर थोड़ा भी ज्यादा होगा, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। तो आपको यह भी कंडीशन समझना है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अगर ज्यादा होगा तभी यह घटना घट सकती है, तभी हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगी। ठीक है सर, जो एमसीक्यू का बैच आया है वो बाइलिंगुअल होगा या सिर्फ हिंदी में? मेरे दोस्त बाइलिंगुअल साइंस के क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, 2100 क्वेश्चंस बाइलिंगुअल आपका रहेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आप सियोरिटी के साथ जा सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। नियुक्ति बैच या 2100 लिखिएगा, जैसे ही सर्च में 2100 अपनी नियुक्ति बैच आ जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की जो चीजें होती है, खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए कौन सा पदार्थ हम लोग प्रयुक्त नहीं करते हैं? तो खाद्य पदार्थ का जब टेस्ट करते हैं उसके लिए किस का इस्तेमाल हम लोग इसमें से नहीं करेंगे? तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहां पर पूछता है कि अगर हम फोटोग्राफी करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम लोग यहां पर फोटोग्राफी करते हैं तो इस फोटोग्राफी में ध्यान रखना किस एसिड का इस्तेमाल होता है? तो इस फोटोग्राफी में गंदगी को बाहर करने के लिए यहां पर ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल होता है। किस एसिड का? तो कहेंगे यहां पर ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल होगा और खाद्य पदार्थ के
परीक्षण के लिए, उनके टेस्टिंग के लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यहां पर समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये ऑक्जेलिक एसिड कहां होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑक्जेलिक एसिड हमारा है ये कहां पर, तो आपको ध्यान रखने से टमाटर हम लोग खाते हैं उस टमाटर में होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर पालक खाते हैं, पालक में होगा। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, बंधा गोभी आप खाते होंगे, जिसको हम लोग यहां पर बंधा गोभी कहते हैं, यहां पर बंधा गोभी की बात करते हैं, इसमें भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछेगा, एक क्वेश्चन आपका ये पूछेगा, एक क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया है। और मेरे दोस्त एक बात कहते हैं कि एक और क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछेगा, और वह क्या पूछेगा, तो वह ये पूछता है कि अगर मान लेते हैं कि शरीर में, हमारे शरीर में, ध्यान रखना कि शरीर में अगर आपको ये बोलेगा कि शरीर में अगर कहीं पर भी स्टोन होता है, शरीर में कहीं पर भी अगर स्टोन होता है, तो ये स्टोन जिसको हम लोग शरीर में पथरी कहते हैं, स्टोन को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर पथरी कहते हैं। स्टोन में पथरी जो होता है वह किसके कारण होता है, तो याद रखना ये कैल्शियम, यहां पर ध्यान रखेंगे, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। तो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारा होगा ये कैसे बनता है, तो हमारे शरीर में कैल्शियम है और जो ऑक्जेलिक एसिड है, इन सभी चीज से ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा और कैल्शियम जो है ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और वह बना लेता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, और यही कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण शरीर में स्टोन का निर्माण होता है, पथरी बन जाता है। ठीक है, किडनी स्टोन, गोल ब्लैडर में स्टोन या यूरेटर के रास्ते में स्टोन होता है, तो फिर डॉक्टर उसका बड़ा हो जाने के बाद लेजर ऑपरेशन करके उसको निकालता है। सर मेरा ट्रेड का बैच में 4 चैप्टर बचा हुआ है, 14 फरवरी। ये पहले की जो क्लासेस जिस जगह चलती थी, अब आप उसको, अब वहां से हमारी कोई क्लासेस नहीं चलेगी। अब जो भी क्लासेस ट्रेड की, एएलपी की जो भी क्लासेस मेरी चलेगी, हम जहां भी एएलपी की क्लासेस पढ़ाएंगे, बेसिक साइंस हो गया या कोई भी मैकेनिकल का ट्रेड हो गया, अब आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ही चल रहा है और इसी पर अब चलेगा। नाम सुन लीजिए फिर से, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट स्पेशल के लिए ये बैच है क्या सर? बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि साइंस अगर आपका है तो साइंस के लिए भी आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाद बाकी जिसका डिस्कशन आप देख रहे हैं, ये डिस्कशन आपका किसका है, तो कहेंगे गंगा किनारा घाट में जो आपका टेस्ट हुआ था पिछली बार, इसमें 4-5 हजार बच्चे गंगा किनारा घाट पे टेस्ट दिए थे, उन्हीं का ये डिस्कशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एसिटिक एसिड क्या, इसको विनेगर कहते हैं, जिसको सिरका कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग खाना को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती, अगर आप 6 to 8 की तैयारी करते हैं, 9-10 की तैयारी करते हैं या 11-12 की तैयारी करते हैं, सामान्य अध्ययन का जो 40 अंक होगा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और समान जागरूकता जो है, आपको ये सब कराया जाएगा। और इनको कराने के लिए ये विकास सर ये कराएंगे, जो आपका अंतिम प्रहार नाम के बैच से ये फेमस है, और ये आपको 12 फरवरी से आपका ये क्लासेस चलेगी, आप यहां से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रकंद का एक उदाहरण है मेरे दोस्त, प्रकंद की बात कही गई है। अगर हम प्रकंद की बात करते हैं, इंग्लिश में उसको राइजोम बोलते हैं, समझिएगा। अगर हम लोग हल्दी की बात करते हैं, यदि हम लोग अदरक की बात करते हैं, समझना गौर से, यदि हम लोग हल्दी की बात करते हैं या फिर अगर हम लोग अदरक की बात करते हैं, तो हल्दी और अदरक का जो हम लोग पार्ट खाते हैं, इसका मॉडिफाइड स्टेम खाते हैं। इसका हम लोग क्या खाते हैं, इसका हम लोग मॉडिफाइड स्टेम खाते हैं। और इसका जो मॉडिफाइड स्टेम होता है, इसी मॉडिफाइड स्टेम का नाम क्या है, तो कहेंगे यहां पर राइजोम होता है। इसी का नाम क्या है, तो कहेंगे यहां पर राइजोम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकंद जिसको हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, तो प्रकंद को हम लोग यहां पर कहेंगे राइजोम। ये हमारा किसका भाग है, तो कहेंगे अदरक का हो जाएगा, नहीं तो हल्दी का होता, नहीं तो अदरक का होता, ध्यान रखेंगे। अगर आलू की बात करते हैं और प्याज की बात करते हैं, तो आलू का टूबर खाते हैं और प्याज और लहसुन का बल्ब खाते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अगर आपके सामने प्याज और अगर आपके सामने यहां पर लहसुन की अगर बात करता है, तो प्याज और लहसुन का कौन सा भाग आप खाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपका मॉडिफाइड है, इसको हम लोग बल्ब कहते हैं। अगर आलू की बात करता है कि आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तो आलू का याद रखिएगा खाने वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं, TUBR ट्यूबर कहते हैं, ध्यान रखेंगे।
आगे दे रखा है कि वेरिएबल डायमीटर की बात कर रहा है। वेरिएबल डायमीटर का मतलब होता है मेरे दोस्त कि बढ़ते हुए क्रम में डायमीटर, यानी कि डायमीटर हमारा क्या होगा, यानी कि हमारा डायमीटर, वेरिएबल डायमीटर कहने का मतलब है कि डायमीटर में वेरिएशन होगा। अगर आपसे कोई कहता है ऐसा, अगर मान लेते कोई पाइप है, आपके घर में पाइप होगा, मान लेते ऐसा कोई पाइप है, तो इसका जो डायमीटर यहां है सेम यहां पर भी है, सेम यहां पर भी है, सेम यहां पर भी है, हर एक जगह इसका व्यास क्या है तो बराबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये यूनिफॉर्म शेप का है, ये केस शेप का तो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आपने नोजल देखा होगा, आपने नोजल देखा होगा, ये जो नोजल हमारा होता है ये सर्कुलर है, ये कैसा तो सर्कुलर है, लेकिन इसमें अगर देखिएगा तो यहां का जो डायमीटर आपका देखेगा, यहां पर डायमीटर अगर कैपिटल डी है, तो यहां पर आप जाइएगा तो इसका डायमीटर में परिवर्तन हो गया, स्मॉल डी हो गया, तो ये हमारा टेपर्ड कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा टेपर्ड होता है, इस बात को ध्यान रखना। टेपर्ड का मतलब होता है कि इसमें जो डायमीटर होगा वो हमारा कैसा होगा, तो याद रखेंगे ये हमारा वेरिएबल डायमीटर होगा, यानी कि वेरिएबल डायमीटर का मतलब होता है कि डायमीटर में ज्यादा और कमी होगा, इस शेप के जो होते हैं उसको वेरिएबल डायमीटर का बनेगा। ये यूनिफॉर्म डाया का है, ये किस डाया का है तो कहेंगे ये यूनिफॉर्म डाया का, और ये वेरिएबल डाया का होगा। अगर वेरिएबल डाया होगा तो उसको टेपर्ड कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब ये बताइए कि अगर वेरिएबल डायमीटर की एक क्षैतिज नली बोल रहा है, आप देखिए ये क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे होता, ये क्षैतिज नली है, तो इस क्षैतिज नली में एक द्रव जो है वह प्रवाहित हो रही है, यानी कि आपको इसकी बात कर रहा है, वेरिएबल डायमीटर वाले की बात कर रहा है, और इस वेरिएबल डाले डायमीटर में आपको कह रहा है कि यहां से हमारा क्या हो रहा है, तो यहां से हमारा द्रव जो है बाहर फ्लो कर रहा है। जब द्रव फ्लो करेगा, क्षैतिज हमारा रखा हुआ है, जब द्रव का फ्लो होगा तो इस जगह पर देखिएगा इसका डायमीटर कम है तो एरिया भी कम होगा, और आप नोजल का जो इस्तेमाल करते हैं तो देखिएगा कुछ ऐसा होता है, इधर का डायमीटर ज्यादा, इधर का डायमीटर कम, और नोजल का आप इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि आप उस पानी का अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी पानी की गति को बढ़ा पाए। लेकिन पानी की गति अगर बढ़ेगी तो वह किसकी वजह से बढ़ेगी, तो उसके अंदर जो प्रेशर एनर्जी होगा वो अपना एनर्जी खो करके वह गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को दे देता है, इसीलिए इस जगह पर क्या होता है कहेंगे वेग बढ़ जाता है। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है, ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना यह तभी बढ़ेगा जब यहां पर इसका प्रेशर घटेगा, यानी कि ये अपना एनर्जी खो करके किसको दे दिया, तो इसको दे दिया, और उसकी गति बढ़ जाती है। ये हमारे नोजल में ऐसा काम करता है, और ये नोजल के प्रिंसिपल पर ही आपका पूछा गया था। मेरे दोस्त जो कुछ भी हम लोग ये बताते हैं ये कहां से बता पाते हैं, तो हम लोग यहां पर उसका बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम बता पाते हैं। तो अगर कोई नोजल की बात करता है तो नोजल कुछ ऐसा ही होता है, और ये बर्नौली के प्रिंसिपल पर हमारा आधारित होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपसे बोला गया है यदि दाब कम होगा, जहां पर दाब कम होगा, अब कहेगा सर इस सेक्शन में क्योंकि एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो दाब यहां कम है। लेकिन अगर आपको यह लगेगा सर यहां तो ज्यादा एरिया है, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में यहां पर दाब ज्यादा होगा, यहां पर पानी की वेलोसिटी कम होगी, इस जगह पे यहां पे ज्यादा हो जाएगा। तो आपको बोला कि दाब जहां कम होगा, जहां दाब कम होगा वहां पर गति बताइए क्या होगा, तो जहां दाब कम होगा वहां पर गति क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है मेरे दोस्त जहां दाब कम होगा, दाब कम होगा तो जहां हमारा वेग क्या होगा, तो वेग हमारा अधिकतम होगा। यानी इस क्वेश्चन के आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां पे राइट होगा। और ऐसा अगर हम लोग कहते हैं यह किस प्रिंसिपल पर आधारित है, हम लोग सीधे सीधे कहेंगे ये बर्नौली थ्योरम पर आधारित है। और ध्यान रखना कि बर्नौली प्रमेय या बर्नौली थ्योरम जो होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित होता है, जिसको हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और कह दिया है कि इसमें से किसमें से आपका एक आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, और कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा इसका फंक्शनल ग्रुप हमारा नहीं होगा, किसका ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, ये पूछा गया है। तो जो कार्बिक एसिड है उसका ये फंक्शनल ग्रुप हमारा नहीं है, ध्यान रखेंगे। सिट्रिक निम्नलिखित में से किसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप का समूह नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो ये स्पार्बिक एसिड भी हमारा ये नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, इसको कीटोन कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा कीटोन का होता है। और भी ऐसे ही फॉर्मिक एसिड का भी होता है, ये हमारा क्या, तो इधर हमारा H है, इधर हमारा OH है, और सी डबल बॉन्ड O अगर हो गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड है।
ये कौन सा एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो फॉर्मिक एसिड का ये हमारा यहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है। इस बात को भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आएगा और आपको यहां पर बताना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ड्यूडेनियम के बारे में बात कर रहा है। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा, ड्यूडेनम की बात करते हैं या जैजुनम की बात करते हैं या फिर इलियम की बात करते हैं, ये सब छोटी आंत की भाग है। तो अगर हम यहां पर छोटी आंत की अगर हम बात करते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, इस बात को एकदम नहीं भूलना है। छोटी आंत में क्या होगा, तो भोजन जो हम लोग खाते पीते हैं, उस भोजन का संपूर्ण अगर कहीं पर पाचन होता है, तो भोजन का संपूर्ण अगर कहीं पर पाचन होगा तो वो कहां पर होता है, आपको धीरे से पता रखना है, वो हमारे छोटी आंत में होता है। इस बात को एकदम नहीं भूलना है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर भोजन का संपूर्ण पाचन हो रहा है, इसका मतलब है कि यह हमारा प्रोटीन को भी पचा देगा, इसका मतलब है हम लोग के ये फैट को भी पचा देगा, इसका मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करेगा। ये सब जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, अगर यहां पर ये सब देख रहे हैं, इसका मतलब मेरे दोस्त समझने का कोशिश कीजिएगा, इन सब का पाचन करना, इन सब का पाचन कौन करता है, इन सबको पचा देना हमारा वह छोटी आंत करता है। भोजन का संपूर्ण पाचन के अलावे भी जो छोटी आंत होता है, ये क्या करता है, ये जल का अवशोषण भी करता है। ये किसका, तो कहेंगे ये जल का अवशोषण भी करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जल को अवशोषित भी कर लेता है, इस बात को भी ध्यान रखें। दूसरी बात, आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो छोटी आंत होती है, ये कितने भाग में बटी होती है, तो जो छोटी आंत होती है मेरे दोस्त, ये 3 भाग में बटी होती है। एक हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर ड्यूडेनम होता है, और एक हमारा क्या होगा, सबसे पहला हमारा यहां पर ड्यूडेनम है, और दूसरे की बात करते हैं तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर जैजुनम है, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो हमारा होगा, ये कहीं ना कहीं हमारा यहां पर इलियम होगा। तो 3 चीज आपको समझना है, लेकिन आपको यह समझना है कि सबसे ज्यादा अगर भोजन का पाचन, सबसे अगर बारीकी से भोजन का पाचन होता है, तो कहेंगे सबसे ज्यादा अगर भोजन का पाचन सबसे अच्छे तरीके से, आप ये समझिए, सबसे अच्छे तरीके से अगर भोजन का पाचन होता है, सबसे अच्छे तरीके से भोजन का अगर कोई पाचन करता है, भोजन का अगर पाचन करता है, सब कुछ अगर पचा देता है, तो वो हमारा इलियम करता है। और एक और चीज तुम ध्यान रख सकते हो, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो याद रखना इलियम सबसे बड़ा होता है, उसके बाद हमारा जैजुनम, और सबसे छोटा हमारा ड्यूडेनम होता है। ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे, ये जो ड्यूडेनम है, यहां पर ड्यूडेनम दिख रहा है, ये छोटी आंत का पार्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त हम लोग बड़ी आंत की बात करते हैं, तो यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर हम इस बड़ी आंत की बात करते हैं, जिसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, और इस बड़ी आंत की बात करते हैं, तो ये बड़ी आंत में भोजन का पाचन वगैरह नहीं होता है, ये बात एकदम याद रखना। इसमें भोजन का पाचन एकदम नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन एकदम नहीं होता है, केवल और केवल इसमें क्या होगा, कहेंगे इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। ये केवल जल को अवशोषित करता है, ये केवल जल को क्या करता है, कहेंगे जल को अवशोषित अगर कोई करेगा तो केवल करेगा यही। अब बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, और बड़ी आंत के जो 3 भाग हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो बड़ी आंत के 3 भाग में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हम लोग कह सकते हैं, सबसे पहला हम लोग कहेंगे सीकम की बात करते हैं, CAECUM सीकम हो गया। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा कोलोन होता है, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर रेक्टम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों के 3-3 भाग हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मेरे दोस्त जो भी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपसे पिताशय की अगर बात करता है, तो पिताशय को हम लोग गोल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। इस पिताशय को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग गोल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। और इस गोल ब्लैडर में क्या होता है, तो कहेंगे पित्तरस जमा होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या जमा होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि पित्तरस जो जमा होता है वो कहां पे होता है, हमारे पित्ताशय में होता है। और इस पित्तरस का निर्माण कहां पे होता है, तो वो हमारा यकृत करता है, यानी कि लीवर करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये क्वेश्चंस पूछा गया है मेरे दोस्त। यहां पर फ्लेमिंग से क्वेश्चंस आएगा और आपसे गलती नहीं करना। दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, फ्लेमिंग का दायां नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और एक और पूछता है इसको हम लोग मैक्सवेल रूल कहते हैं या कॉर्कस्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। तो यदि हम यहां पर फ्लेमिंग की बात करते हैं तो मेरे दोस्त एक बात आप ध्यान रखना, अगर हम इस फ्लेमिंग की बात करते हैं इसके दो दो नियम है। एक हमारा क्या है तो कहेंगे एक हमारा दायां हाथ का नियम, एक हमारा बाएं हाथ का नियम। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो ये हमारा क्या है तो कहेंगे बाएं हाथ का, यहां पर बाएं हाथ के नियम की बात करते हैं और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है ये हमारा क्या होगा तो कहेंगे यहां पर ये दाएं हाथ का नियम होगा। दूसरा हमारा कैसा तो दाएं हाथ का नियम है। और अगर दाएं हाथ के नियम की अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा तो कहेंगे इसको हम लोग राइट हैंड रूल के नाम से जानते हैं। ये बात आपको नहीं बोलना है। अब यहां पर आपको यह समझना है कि बाएं हाथ का नियम तो आपको बायां हाथ अपना निकालना है, अगर दायां हाथ बोलेंगे तो दायां हाथ आपको निकालना है और तीन उंगली को उठाना है, बायां और दायां में तीन, लगातार तीन, अंगूठा, तर्जनी और ये आपका मध्यमा, तीन उंगली आपका है। और याद रखिएगा ये तीनों उंगली जो है ऐसे हम लोग को मोड़ना है जिससे कि तीनों उंगली एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण बनाता है। अब हम लोग को अगर बायां हाथ बोला है तो बायां हाथ हमारा ये है, और अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर 3D में इसके डायग्राम को अगर दिखाना होगा, क्योंकि ये तीन गो है तो 3D हो गया, और कहेंगे इसको दिखाने के लिए इसको इधर लेते हैं और इसको इधर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये अंगूठा हो गया, ये हमारा तर्जनी और ये मध्यमा, इसका मतलब ये इधर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बाएं हाथ का नियम है। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना है, अगर हम फोर्स की बात करते हैं, हम फील्ड की बात करते हैं और करंट की बात करते हैं, ये तीनों हमारा क्या होता है मेरे दोस्त, तो तीनों एक दूसरे पर ध्यान रखेंगे। ये तीनों की अगर हम बात करते हैं तो तीनों एक दूसरे पर हमारा क्या होगा तो कहेंगे यहां पर लंबवत होता है। ये तीनों हमारा एक दूसरे पर क्या होगा तो कहेंगे लंबवत होता है। अब बात आती है कि ये क्लियर हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछेगा दाएं हाथ का नियम तो दायां में दायां हाथ लेंगे और उसमें भी तीन उंगली आप लीजिएगा। तीन उंगली को अगर दिखाना होगा, चूंकि तीन डायरेक्शन हो गया, 3D हो गया, 3D को किसी प्लेन पर हम आसानी से नहीं दिखा सकते हैं। 3D को दिखाने के लिए हम एक को क्या करेंगे, थोड़ा सा मान के चलेंगे, क्योंकि स्पेस में हम 3D को दिखाते हैं। अगर इस 3D का विजुलाइजेशन अगर देखना होगा तो ऐसा ही कुछ आपको लग रहा होगा। इस 3D में अंगूठा अभी भी किधर है, तो इस अंगूठे की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी हमारा अंगूठा किधर है तो कहेंगे ऊपर है, और ऐसा हमारा बन रहा है। तो इस केस में हमारा क्या होगा तो कहेंगे कुछ ऐसा हमारा बनेगा, एक हमारा ऐसा आएगा। अब यहां पर जो थंब है वो अगर फोर्स है तो यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वह मोशन को, गति को, कंडक्टर की गति को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहां पर विद्युत धारा है तो यहां पर प्रेरित विद्युत धारा मिलता है। यहां पर क्या मिलता है मेरे दोस्त, तो यहां पर प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत धारा का यहां पर कंसेप्ट आता है। प्रेरित धारा बोलिए या प्रेरित आप ईएमएफ भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ जो मिलता है हमारा यहां से, यहां जो करंट है वो प्रेरित धारा यहां पे है, यहां सिंपल धारा, यहां प्रेरित धारा है। तो जब कभी भी प्रेरित धारा प्रेरित ईएमएफ बोल देगा, गति बोल देगा या फ्लक्स बोल देगा, तो समझ लेना वो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ही पूछा गया है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करके हम लोग यहां पर बोला कि किसकी दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। बता दीजिए मेरे दोस्त, क्या हम लोग एसी के बारे में बताते हैं? ये एसी हो गया, प्रत्यावर्ती धारा को एसी बोलते हैं, दिष्ट धारा को हम लोग डीसी कहते हैं। क्या हम लोग इससे प्रेरित धारा को डिफाइन करते हैं? बिल्कुल मेरे दोस्त, प्रेरित धारा की दिशा को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का यहां पर दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेरित धारा की जो दिशा है इधर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं उसके दायां। तो ये बाएं हाथ के लिए तीन चीज याद रखना, और दाएं हाथ में जब भी प्रेरित या प्रेरित ईएमएफ प्रेरित धारा बोलेगा तो समझ लेना फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम यहां पर काम कर रहा है। तो ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको संभाल के रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, एक और चीज पूछ लेता है, उसको भी हम बता देते हैं। अगर आपसे यहां पर मैक्सवेल का रूल पूछता है, अगर आपके सामने ये मैक्सवेल का रूल पूछता है तो याद रखना ये जो मैक्सवेल का रूल हमारा होगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये किसको बताएगा तो ध्यान रखेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल रूल यहां पर बताता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर तत्व का धात्विक लक्षण क्या होता है। मेरे दोस्त सबसे पहला चीज है कि यहां पर आपको यह जानना पड़ेगा कि अगर हम आवर्त सारणी की बात करते हैं और आवर्त सारणी को हम पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। अब ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, इस पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं तो ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। ये आपका कैसे सजा हुआ है, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या की हम बात करते हैं। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर इसको सजाया गया है। दूसरी बात, आवर्त सारणी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो 118 तत्व होते हैं। अब यहां पर आपको यह समझना है कि हमारा पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा पीरियोडिक टेबल जो होता है वो कुछ इस तरह का हमारा यहां पर पीरियोडिक टेबल होता है। और इस पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे अगर आप ऊपर में देखोगे तो यहां पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा, सबसे इधर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कहेंगे यहां पर आपका हीलियम नजर आएगा, ये हीलियम होगा। लेकिन समझना मेरे दोस्त ये है कि अगर हम इस पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो ऐसे केस में ये हमारा आवर्त होता है। तो जो क्षैतिज पंक्ति बनेगा उसको आवर्त कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे कॉलम बनेगा इसको हम लोग समूह कहते हैं, जिसको हम लोग यहां पर ग्रुप कहते हैं। तो टोटल ग्रुप की संख्या 18 गो होगी यहां से लेकर के यहां तक में, और टोटल आवर्त की संख्या ये जो क्षैतिज है ये कितने, तो 7 होते हैं। अब यहां पर मामला ये है कि अगर हम लोग इसको डिसाइड करते हैं, इसके ब्लॉक को अगर बांटते हैं, यहां पर एस ब्लॉक होता है, यहां पर हमारा डी ब्लॉक होता है, और यहां पर हमारा पी ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक में कुछ ऐसे एलिमेंट्स की हम बात करते हैं जो कि हमारा यहां पर क्या होता है, इसको हम लोग उपधातु कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में उपधातु की जो संख्या होती है वो 7 होती है। और अगर आप इधर उपधातु के इस साइड अगर आप देखते हो तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, तो अधातु मिलेगा। इधर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट रूप से आपको धातु मिलेगा। और एक और चीज याद रखना, ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है, यहां जो ये हाइड्रोजन यहां पर बैठा हुआ है, ये हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं ये केवल हमारा यहां पर अधातु है। इसको छोड़ करके इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब धातु हैं, सिर्फ हाइड्रोजन अधातु है, इस बात को ध्यान रखें। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में आपको यह बताना है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों का धात्विक लक्षण क्या होगा। तो परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा तो जब आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो परमाणु क्रमांक हमारा बढ़ता है, और जब परमाणु क्रमांक हमारा बढ़ता है तो इधर से इधर जाएंगे तो इधर धातु है, इधर अधातु है, इधर से इधर जाएंगे तो अधात्विक प्रवृत्ति हमारे क्या होगी, तो बढ़ेगी, और धात्विक प्रवृत्ति क्या होगी, तो कहेंगे घटेगी। क्योंकि इधर सब धातु है, अधातु है। इधर से इधर जाएंगे तो हमारा अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, और जब इधर से इधर जाएंगे तो हमारा धात्विक प्रवृत्ति क्या होगी, तो कहेंगे घटेगी। तो आवर्त में क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर ध्यान रखेंगे, आवर्त में हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा अधात्विक नहीं धात्विक बोला गया। जब आप इधर से इधर आओगे, धातु से अधातु की तरफ जब आओगे, धातु से अधातु की तरफ आओगे तो धात्विक प्रवृत्ति घटती है। तो आवर्त में क्या होगा, तो कहेंगे धात्विक प्रवृत्ति घटती है, सही है। और ग्रुप में बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा, तो कहेंगे समूह में क्या होगा, बढ़ता है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा, पहला ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, यहां पे राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेहा भगत जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमनेसिया की बात करते हैं। मेरा दोस्त यहां पर ध्यान रखना है कि एमनेसिया जो है ये भूलने की बीमारी होती है। याद रखना, एमनेसिया की जब हम बात करते हैं ये क्या है, तो कहना मेरे दोस्त यहां पर ये भूलने की बीमारी होती है। इस बात को ध्यान रखना, ये किसकी बीमारी है, तो ये इसमें मेमोरी लॉस होता है। इसमें क्या होता है, कहेंगे यहां पर मेमोरी लॉस होता है। और ये एमनेसिया जो मेमोरी लॉस होता है, अगर कभी भी किसी को अगर ब्रेन में चोट आ जाता है, अगर किसी को कभी ब्रेन में क्या होता है, कहेंगे ब्रेन में अगर चोट लग जाती है, ब्रेन में अगर चोट लग जाती है, ब्रेन में अगर चोट लग जाती है, तो वैसी परिस्थिति में आप कहते हैं मेमोरी लॉस होता है, और उस समय यादाश्त हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसे डिजीज को, यादाश्त का जाना, ये एमनेसिया कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एमनेसिया अगर किसी को हो गया, इसका मतलब उसका यादाश्त ठीक नहीं है, यानी कि उसको कुछ भी चीजें याद नहीं रहती है। इस बात को आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। तो ये ब्रेन डैमेज होने से ये भूलने की बीमारी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है ये भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऋचा जी, अजय जी, प्रवीण जी, हमारे सभी भाई लोग, लक्ष्मी जी,
सभी लोग यहां पर देख रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे। हम देखते हैं कितने मेरे भाई लोग देख रहे हैं और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अब तक में कर देना चाहिए था। बताइए तो क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए। बात यह पता होना चाहिए कि हमारा जो आंख है, हम ह्यूमन आई की बात करते हैं, हम अपनी आंख की बात करते हैं, यानी कि हम यहां पर ह्यूमन आई की बात करते हैं, हम अपनी आई की बात करते हैं, आंख की बात करते हैं। ये मानव आंख है। ये किसकी आंख है? तो मानव। तो इसके लिए स्पष्ट दूरी, यानी कहने का मतलब है इस मानव आंख की अगर हम बात करते हैं, उसके लिए हम कहें कि स्पष्ट दृष्टि के लिए, स्पष्ट दृष्टि के लिए ध्यान रखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, स्पष्ट दृष्टि के लिए, स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है? स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है, याद रखिएगा, ये 25 सेंटीमीटर होता है। ये डेटा है, बस याद रखना है। कम से कम कितना दूरी होना चाहिए स्पष्ट दिखने के लिए? तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर समझते हैं, अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 है। इसी न्यूनतम दूरी को हम लोग फोकस दूरी भी कहते हैं। इसी न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर? इसी को हम लोग फोकस दूरी के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है ये जो न्यूनतम दूरी है ये कैसी दूरी है? ये फोकस दूरी है। और फोकस दूरी को हम लोग यहां पर फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या होगा? तो फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम किससे दिखाते हैं? यहां पर फोकल लेंथ को हम लोग किससे दिखाएंगे? इसको एफ से दिखाते हैं। ये क्लियर हो गया कि 25 सेंटीमीटर हो गया। अब आप ये बताइए, हमसे ये बोला है कि सामान्य आंख, सामान्य आंख कहने का मतलब है आपकी आंख में कोई डिजीज नहीं है। सामान्य आंख की बात कही जा रही है, आंख में कोई डिजीज नहीं है। स्पष्ट दृष्टि के लिए कितना न्यूनतम दूरी? तो इतना होना चाहिए। अगर न्यूनतम दूरी उतना होगा तो फोकस लंबाई भी इतनी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके लिए संवजन क्षमता यानी कि एकोमोडेशन पावर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा, दो कंडीशन हम बताते हैं। यदि मान लेते हैं फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में हो, किसमें हो? सेंटीमीटर। तो जो पावर का फॉर्मूला, शक्ति का फॉर्मूला लगेगा वो आपको 100 बटा क्या लगाना? एफ लगाना है। और यदि मान लेते हैं, यदि यहां पर ध्यान रखेंगे, यदि फोकस दूरी हमारा मान लेते हैं कि मीटर में अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो जो पावर का फॉर्मूला आपका लगेगा ये 1 में आपका एफ लगेगा। अब यहां पर फोकस दूरी आपका सेंटीमीटर में निकल के आ गया तो पावर का फॉर्मूला ये लगेगा। इसका मतलब है कि 100 बटा 25 करेंगे और ये कितना डी हो गया? तो ये 4D हो गया। और यानी कि 4D पावर, चूंकि आपसे क्षमता पूछा था, पावर पूछा है, तो पावर 4D होगा। इसमें कहीं से भी ऑप्शंस नहीं है तो कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हमारा क्या होता? कहेंगे 4D इज द राइट आंसर होता। बिल्कुल अजय जी, जिनके 4D है उनके बिल्कुल राइट है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये कब लगाना वो पता रहेगा तब ना लगेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एक वन लाइनर क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 लक्ष्य बैच। ये लक्ष्य बैच से फेमस है। और ये पीआरटी वाले जो बच्चे हैं जो पीआरटी की तैयारी करते हैं, पीआरटी कहने का मतलब 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक की जो तैयारी करते हैं, उन भाई लोगों के लिए लास्ट समय में 6 to 8 9 10th के लिए नियुक्ति बैच और 1 to 5 पीआरटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लक्ष्य बैच। और आप सभी के लिए आप ये समझिए कि आपके लिए रामबाण होगा। इसमें हमने क्या किया है? 1500 क्वेश्चन का एकुमुलेशन रखा है। और 1500 क्वेश्चंस नहीं, आपको 4-5 हजार क्वेश्चन तक हम इसके माध्यम से पहुंचाएंगे। ये भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड यहां पर हमने रखा है। ठीक है, और आप इसको भी यहां पे ज्वाइन करके आप यहां से एंजॉय कर सकते हो। जो लोग पीआरटी वाले होंगे, जो लोग यहां पर 6 to 8 या 9 10th वाले होंगे, या कॉमन पेपर जिसका साइंस का क्वेश्चन रहता है, वो लोग भी कर सकते हैं, उनको भी हानि नहीं करेगा। 6 to 8 9 10th के लिए आप नियुक्ति बैच को आप लीजिए। और अगर आप पीआरटी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी लक्ष्य बैच पीआरटी के लिए आप यहां से कवर कर सकते हैं। आगे हमारा है तापीय अपघटन बोला है। मेरे दोस्त, जब कभी भी तापीय अपघटन की बात करता है, इसका मतलब है कि हम उष्मा दे करके क्या करेंगे। जैसे गर्म करके किसी चीज को गर्म करते हैं ना, तो उसको तापीय अपघटन कहते हैं। गर्म करके टूट के अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं तापीय अपघटन। इसका मतलब ये तो क्लियर होगा, इसमें उष्मा देना है के दौरान
क्या होगा के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब आप तापीय अपघटन करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ये क्या उत्पन्न करता है, ये पूछ रहा है। तो अमोनियम नाइट्रेट हमारा क्या होगा, तो अमोनियम कहने का मतलब NH4, नाइट्रेट कहने का मतलब NO3। जब आप इसको मेरे भाई गर्म करोगे तो गर्म करने के लिए डेल्टा का साइन दिखाते हैं, जब गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये किसका निर्माण करेगा, तो कहेंगे ये हमारा निर्माण करेगा, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड्स बनाता है और कुछ जल की मात्रा इवेपोरेट कर जाएगी, वाष्पीकृत हो जाती है, तो ये दो चीजें बनाती है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और साथ में H2O। यानी इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। लेकिन समझना है ये जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड्स है, ये जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना ये हमारा यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड्स है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस नाइट्रस ऑक्साइड्स को हम लोग यहां पर लाफिंग गैस की तरह जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा लाफिंग गैस होता है जिसको हम लोग कहते हैं। और इसी गैस का इस्तेमाल करके पहले के जमाने में लोगों को क्या करता था, हंसा हंसा करके बेहोश कर दिया जाता था, इसीलिए इसको लाफिंग गैस कहते हैं। और हंसा हंसा करके बेहोश करके तब उसका सर्जरी होता था, ट्रीटमेंट होता था। पहले के जमाने में इतना हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया था, तब आपने गर्म करके ये बना दिया। तो इस क्वेश्चन के हमारे आंसर्स यहां पर आ गए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पर बी ऑप्शन हमारे राइट होंगे। बैलेंस करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर आपको बैलेंस करना होगा तो आप यहां से कर सकते हैं। यहाँ 2 गो नाइट्रोजन है, यहाँ 2 गो नाइट्रोजन है, यहाँ 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 3 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि तलवार जैसी संरचना, यहां पर कह रहा है कैसी, तो तलवार जैसी। देखो यहां पर कह रहा है तलवार जैसी चोंच वाले, यानी कि तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेषता क्या है। हमिंग बर्ड आप जानते हैं मेरे दोस्त, अगर हमिंग बर्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहां पर हमिंग बर्ड की बात करते हैं, ये जो हमिंग बर्ड है इसकी अगर हम बात करते हैं, गुंजन चिड़िया को कहते हैं। किसको बोलते हैं, तो जो गुंजन चिड़िया होता है इसी को हम लोग हमिंग बर्ड कहते हैं। अब ये जो गुंजन चिड़िया होता है यही हमारा क्या होगा, कहेंगे पूरे देश की सबसे छोटी चिड़िया, यानी कि सबसे छोटी चिड़िया में से इसका शुमार है। तो सबसे अगर कोई छोटी चिड़िया है, तो सबसे अगर कोई छोटी चिड़िया अगर कोई है सबसे छोटी चिड़िया, तो हमिंग बर्ड होता है। दूसरी बात, ये गुंजन चिड़िया जो होता है ये पीछे की तरफ भी उड़ती है, याद रखना पीछे की और भी ये उड़ती है, इस बात को ध्यान, पीछे की और भी क्या होती है, तो कहेंगे यहां पर ये उड़ती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसकी जो चोंच होती है वो तलवार के जैसी नुकीली होती है, जैसा हम लोग हमिंग बर्ड के बारे में बात करते हैं। तो तलवार के जैसे जो चोंच वाली होती है हमिंग बर्ड, उसकी विशेषता यही है कि इसकी चोंच यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया मानी जाती है। तो सबसे पहला विशेषता तो हमारा ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा खासियत है कि ये पीछे की तरफ भी उड़ती है, और तीसरा सबसे बड़ा चीज आपको ध्यान रखना, इसकी चोंच जो होती है तलवार जैसी होती है, यानी धारदार होती है, और धारदार तभी होगी जब कहेंगे उसका चोंच बहुत हार्ड होगा। बता दिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन, मेरे दोस्त कैसा बोला है कि जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड की हम बात करते हैं वो हमारा कैसे, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर हमारा क्या करता है, गति करता है, तो पिंड की गति क्या होगी, ये बोला गया है। अब आप समझिएगा, आपसे बोला गया जब कोई पिंड की बात करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन बोला गया है, मेरे दोस्त हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या, तो पृथ्वी है। और इस पृथ्वी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा ये पृथ्वी का मास होता है, और पृथ्वी के चारों तरफ यहां पर अगर देखिएगा तो पृथ्वी के चारों तरफ इतना दूर से हम मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा। ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ये क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे ये पृथ्वी का हमारा यहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। अब ये जो पृथ्वी का हमारा गुरुत्वाकर्षण यहां पर क्षेत्र हम लोगों को दिख रहा है, तो कहने का मतलब समझिए, जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं, आप घर में बैठ करके गाना गाते हैं, तो जहां तक आपका गाना का आवाज जाता है वहां तक आपका इफेक्ट है, जहां तक लोग सुन पाता है। उसी तरीके से जो हमारा पृथ्वी के अंदर ऐसा एक शक्ति है जो किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है, हमेशा खींचती है। पेन है, इसको छोड़ देंगे पृथ्वी खींच लेगी,
पृथ्वी खींचती है, आकर्षित बल लगाती है। तो अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी अगर आकर्षित बल लगाते हैं किसी भी वस्तु का, तो वह कहां तक लगा सकती है, तो एक दायरा है उसका भी, वह अपना जहां तक उस वस्तु को खींच सकती है वहां तक उसका हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सॉरी, वहां तक हमारा क्या होगा, तो कहेंगे वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जहां तक वो खींच पाता है। तो मान लेते हैं कि ये जो है इसको हम लोग क्या दिए कि ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, यहां तक इसको ये खींच पाएगा। अब यहां पर सॉरी, ये चुंबकीय नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, यहां से यहां तक हमारा गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। इसके बाहर अगर कोई वस्तु होगा तो गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा। अब कह रहा है कि जब कोई पिंड, जब कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गुरुत्वाकर्षण ऊर्ध्वाधर तल में एक वृक्क, ऊर्ध्वाधर तल के एक वृक्क पर, मेरे दोस्त यहां पर समझना है, यहां पर यह कहना चाह रहा है क्या कि ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर, तो ऊर्ध्वाधर में एक वक्र बोला है, कर्व पथ पर बोला है। इसका मतलब है कि अगर आप मान लेते हैं कि कोई वस्तु हमारा यहां पर है और उसके अधीन गति कर रहा है, मान लेते हैं कि जैसे हमारा ऐसे गति कर रहा है, समझते हैं, ये ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा, ऐसे गति कर रहा है। अगर मान लेते कि यहां गति करते करते यहां पहुंच गया, जब यहां गति करेगा, यहां जब गति करेगा तो ये ऐसी परिस्थिति में, जब ऐसे गति करेगा तो ऐसी परिस्थिति में ये ऐसा पाथ लेगा। अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो इधर गति करेगा, और यह जो पाथ होता है, इस पाथ को हम लोग प्रक्षेप गति के नाम से जानते हैं। ये जो पाथ होता है इसी को हम लोग प्रक्षेप गति के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कैसा पाथ है, तो कहेंगे ये प्रक्षेप गति होगा, और प्रक्षेप गति जब भी होता है तो यह द्विविमीय गति होता है। ये कितना बीमीय होगा, तो द्विविमीय गति होगा, क्योंकि ये द्विदिशात्मक होता है, द्विविमीय हमारा गति होगा। द्विविमीय गति कहने का मतलब है ये आगे भी जा रहा है और नीचे भी गिर रहा है, द्विविमीय गति हमारा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बी आंसर राइट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिकतम अगर किसी का होगा, क्लोरीन का होगा। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता हमारा अगर होता है तो वह किसका, तो कहेंगे फ्लोरीन का। बंधुता अगर बोलेगा अधिकतम, आप कहेंगे इसका। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण जो है ये कब लाया गया था, तो 1974 में लाया गया था। और एयर पॉल्यूशन की अगर बात करते तो वो कब, तो 1981 में लाया गया था अधिनियम। आगे एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी कि हम लोग सिंपल यहां पर हम लोग कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं मेरे दोस्त, यहां पर हम लोग यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। सबसे पहला चीज है कि माइक्रोस्कोप की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन यह पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसमें जो भी लेंस लगे रहते हैं उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप को भी, कोई भी माइक्रोस्कोप हो उसमें कैसी लेंस लगी होती है, की लाइन में याद रखना, इसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। अब ये माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, तो माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी वस्तुओं को आसानी से आप बड़ा करके देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो उसका सही अनुक्रम आपसे पूछा गया है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और सही अनुक्रम निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा होगा, ये आपसे यहां पर कहीं ना कहीं पूछा गया। ऑप्शन सी को देखिएगा तो आपको लगेगा, अगर आप देखेंगे तो नेत्रिका सबसे पहले होता, आंख डालिएगा, फिर आप नालिका में, फिर निकाय, फिर यहां पर लेंस, और फिर यहां पर एक जगह जमा करता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, कहेंगे हमारा राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा राइट, सी करेंगे करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के संबंध में हमारा सही नहीं है, पदार्थ के संबंध में हमारा सही नहीं है। मेरे दोस्त, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम पदार्थ की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं, तो पदार्थ हम उसको कहते हैं जो स्थान ले सकता है, पदार्थ हम उसको कहते हैं जिसका आयतन होता है, पदार्थ हम उसको कह सकते हैं मेरे दोस्त यहां पर जो हमारा फ्लो कर सकता है। तो अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो जनरली पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, ये ठोस भी पदार्थ है, हमारा द्रव भी पदार्थ है, पदार्थ हमारा यहां पर गैस भी है, लेकिन इसके अलावे भी पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग यहां पर प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। पदार्थ ये भी होता है जिसको हम लोग यहां पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से हम लोग जानते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। जनरली ये ज्यादातर पदार्थ हमारा इस्तेमाल होता है, लेकिन समझते हैं पदार्थ के संबंध में कौन सा बात गलत है। कह रहा कि उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है, तो उच्च तापमान की बात करता है। हम जानते हैं कि प्लाज्मा का तापमान बहुत ज्यादा होता है मेरे दोस्त, ये बात नहीं भूलना है। इस प्लाज्मा के तापमान की अगर हम बात करते हैं, इसके टेम्परेचर रेंज की अगर हम बात करते हैं, इसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां,
कहेंगे 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा तापमान पर हमारा क्या होता है, कहेंगे प्लाज्मा होता है। इसीलिए इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, उच्च तापमान पर हमारा क्या होगा, तो अगर कोई भी पदार्थ का तापमान अगर बहुत ही ज्यादा है, यानी इतना ज्यादा है, तो हमारा प्लाज्मा बन जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। उच्च तापमान मतलब बहुत ज्यादा तापमान, सही है। दूसरा, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाता है, जगह अगर लेता है तो वो पदार्थ है, तो हम कहेंगे ये भी हमारा सही है। दूसरा, अगर बात करते हैं कोलाइड का, तो कोलाइड क्या होता है, जैसे कि आप मान लेते हैं मिल्क क्या है, तो कोलाइड है। मिल्क हमारा क्या है, तो कहेंगे कोलाइड है। और ध्यान रखेंगे कि मिल्क के अंदर क्या होता है, तो वसा होता है, फैट होता है, जो मक्खन के रूप में निकलता है। तो मिल्क में वो फैट जो होता है वो घुला हुआ रहता है, उसको कोलाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, तो ब्लड भी कोलाइड है, सॉरी, अगर ब्लड भी हम कहेंगे कोलाइड है, अगर दूध भी कहेंगे तो कोलाइड है। तो अब कह रहा है मेरे दोस्त कि कोलाइड पदार्थ की अपेक्षाकृत बड़े कणों से बने होते हैं। नहीं, कोलाइड हमारा छोटे छोटे कण होंगे, वो बड़े कण से नहीं बने होते हैं कोलाइड, ध्यान रखेंगे। इसलिए गलत हो गया, और गलत को चूज करना था, इसलिए आंसर हमारे ये हो जाएंगे। आगे हमारा है कि इसको मिलान करना है और इसके बारे में बताना है मेरे दोस्त। ये जो आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, और इसमें से आपको एक दो चीज हम यहां पर बता देना चाहते हैं, जिसके हिसाब से आपके ये क्वेश्चन जो है आसानी से आपको यहां पर बन जाएगा। सबसे पहला चीज है मेरे दोस्त, समझिएगा, ये प्रोसेस आपको बुझा जाएगा, समझिएगा। सबसे पहला चीज हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर फर्टिलाइज एग है। सबसे पहला चीज है हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर फर्टिलाइज एग है। अगर हम फर्टिलाइज एग की बात करते हैं, तो ये फर्टिलाइज एग से हमारा क्या बनेगा, तो यहां पर हमारा ये जो निर्माण करता है फर्टिलाइज एग से, ध्यान रखेंगे ये किसका निर्माण करेगा, तो ये सेल जो है ये हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा इम्ब्रियो में डेवलप करता है, EMBREO, इम्ब्रियो, और प्लेसेंटा का निर्माण करता है। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो सबसे पहले यही डेवलप करता है। तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस स्टेज को हम लोग यहाँ पर टोटी पेटेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग टोटी पोटेंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, टोटी पोटेंट कहलाता है। अब एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो इसके बाद हम कहते हैं कि ऐसे केस में हमारा क्या होता है, ये कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ये कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर प्लूरीपोटेंट के नाम से जानते हैं। इसको प्लूरीपोटेंट हम लोग कहते हैं। इसके बाद अगर हम बोलते हैं, इसके बाद जो होता है ये बहुत कुछ का डेवलपमेंट होता है, उनके शारीरिक विकास का डेवलपमेंट होता है। आप सीधे समझिए, इनमें शारीरिक विकास का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हमारा क्या होगा, तो उस शिशु का जो शारीरिक विकास होता है, यहां पर इन शिशु का शारीरिक विकास होने लगता है। मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है, इसको मल्टीपोटेंट कहा गया है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको यहां पर मल्टीपोटेंट के नाम से जानते हैं। ये कैसा है, तो कहेंगे इसको मल्टीपोटेंट। अब समझते हैं गौर से, यहां पर आपका एक टर्म हमारा टूटी पेटेंट, एक हमारा प्लूरीपोटेंट, और एक हमारा मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट में सब कुछ हाथ पैर सब कुछ बनने लगता है, शारीरिक विकास होता है। लेकिन टोटी पेटेंट में हमारा क्या होगा, तो जो फर्टिलाइज एग होता है वो हमारा किसमें, तो भ्रूण में वो हमारा बदलता है। यानी कहने का मतलब है ए ऑप्शन जो होगा उसका हम लोग क्या कहेंगे, तो हमारा जब कभी भी जानते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं फर्टिलाइज एग क्या करता है, तो युग्मनज का निर्माण करता है, जायगोट का निर्माण करता है, जायगोट बनाएगा फर्टिलाइज करके। दूसरी बात, अगर प्लूरीपोटेंट हो रहा है तो इसमें किसका निर्माण करेगा, तो हम लोग कहेंगे जो प्लूरीपोटेंट होगा इस केस में यहां पर हम लोग कहेंगे भ्रूणीय स्तंभ यहां पर निर्माण करता है। यानी कि इसका आप कहेंगे कि बी का 1 हो जाएगा। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 तो यहां भी है, ए का 2 यहां भी है, बी का 1 यहां पे है, बी का 1 यहां होगा। ठीक है, मल्टीपोटेंट में पूरा शरीर का निर्माण होने लगता है। इसका मतलब है कि मल्टीपोटेंट में क्या होगा, कहेंगे यहां पर इसको हम लोग 4 के साथ भेजेंगे, क्योंकि अस्थि मज्जा वगैरह बनने लगता है, हड्डी वगैरह। तो सी का क्या होगा, तो कहेंगे 4 हो गया। अब बचा यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट में हमारा क्या होगा, तो कहेंगे स्किन का निर्माण होता है। ये हमारा हो गया। ये बच्चे की जो ग्रोथ होती है गर्भ में, माँ के गर्भ में जो बच्चे का ग्रोथ होता है, तो उसी का ये स्टेप है। इसी स्टेप को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे।
आगे चलते हैं। आगे आपका शिक्षक भर्ती, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती क्लास 1 to 5 के लिए प्रचंड जीत बैच हमारे विकास सर के द्वारा ये 5000 क्वेश्चन का इसमें संग्रह है। जो लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं 1 to 5 के लिए, क्योंकि लास्ट समय है, आप देख लीजिए, अगर जहां कहीं भी आपको लगता है तो आप वहां पर खड़े उतरिए और आपको एक क्वेश्चंस का संग्रह आपको मिलेगा, और 5000 क्वेश्चन का संग्रह, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी आपको मिलेगा। और ये 12 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। प्रचंड जीत बैच के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार किसी सीधी सड़क पर विरामावस्था लेते हुए, मेरे दोस्त यहां पर बोल दिया है कि अगर सीधी सड़क पर चल रही है लेकिन अवस्था क्या है, विरामावस्था है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में ये बोल देता है कि विराम की अवस्था है, इसका मतलब उसके प्रारंभिक वेग का मान क्या करेंगे, तो 0। अब इतना त्वरण लेते हुए 25 सेकंड की बात कर रहा है, 25 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। यानी पहले रुका हुआ था, अब कुछ त्वरण के साथ चलती है, तो 25 सेकंड में इतना प्राप्त कर लेता है। यह मानते हुए कि कार में त्वरण होगा, तो बताइए कि उसमें उसकी दूरी क्या होगी। यानी कि आपको बोला कि त्वरण एक समान है, तो बताइए उसमें दूरी क्या होगी। तो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में कहेंगे यहाँ पर 2s होगा। अब कहेंगे ये फॉर्मूला लगेगा क्या दूरी निकालने के लिए, नहीं लगेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे v इक्वल टू क्या लगा देंगे, तो u प्लस यहां पर 80। प्रारंभिक वेग का मान क्या है, तो 0 है। ये कितना है, तो 50 है, प्लस a का मान निकालना है, टाइम आपको 25 सेकंड है, तो a का मान निकल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप उसको लगा दीजिए, आप कहेंगे जो लगाना है वो लगा दीजिए, आपको ये लगाना है ये लगाइए, ये लगाना है ये लगाइए। s इक्वल टू यू टी प्लस आप हाफ a स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो लगाइए, u का मान तो 0 ही है, और आपको हाफ a का मान 2, और टाइम कितना, तो 25 सेकंड, 25 के 25 कितना, तो कहेंगे हमारा 625 नहीं, और ऐसे वैसे कट गया। इसका मतलब है हमारा कितना मीटर की दूरी तय करेगा, तो 625 मीटर की दूरी तय करेगा। उस समय में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे ये। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में था, 25 सेकंड में अगर वह इतना दूरी मीटर पर सेकंड से अगर 25 सेकंड तक इतना मीटर पर सेकंड से चलता, तो वह कितना दूरी तय करेगा, तो वह इतना दूरी तय कर जाएगा, ठीक है। तो पहले ए नहीं दिया रहा, ए निकाल लिए। अब इससे हम लोग एस निकाल लिए, ठीक है। 2 फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ गति के समीकरण का। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मतलब किसी भी चीज का जल जाना। अगर जल जाता तो ओरिजिनल चीज तो बनेगा नहीं, इसलिए पटाखा अगर जल जाएगा तो फिर से पटाखा हमारा नहीं बन सकता है, इसलिए कहेंगे ये रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम तार का गर्म होना, तार गर्म होगा तो ठंडा करेंगे फिर ओरिजिनल तार हो जाएगा। कपड़े सूखना, कपड़ा सूख जाएगा तो गीला करेंगे तो गीला हो जाएगा। तो ये सब हमारा क्या, तो कहेंगे ये सब जो हम लोग का यहाँ पर देख रहा है, तो ये हमारा कैसा है, तो भौतिक परिवर्तन को दिखा रहा है। ये दोनों किसको दिखा रहा है, तो भौतिक परिवर्तन को दिखा रहा है। जो उल्टा भी हो सकता है उसको भौतिक परिवर्तन, जो उल्टा नहीं होगा वो हमारा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा वेटलैंड डे जो मनाते हैं वो कब, तो 2 फरवरी को मनाते हैं, शायद याद रखिएगा। वेटलैंड डे कब मनाते हैं, तो याद रखना मेरे भाई 2 फरवरी को हम लोग इसको मनाते हैं। अगला है शीतलन की दर। आपको देखो यहां शीतलन की दर बोला है, किस पर निर्भर करता है, तो जो शीतलन की दर होती है वो किस पर निर्भर करेगा मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं शीतलन की दर जो होती है वो तापमान पर निर्भर करेगा। अगर मान लेते हैं कोई भी चीज ठंडा होता है, अगर ज्यादा तापमान पर होगा तो ठंडा होने में समय लगेगा, कम तापमान पर है तो जल्दी ठंडा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं तापमान पर तो निर्भर करता है। तो बॉडी और उसके आसपास की चीज के बीच का जो तापमान, मान लेते हैं ये पेन है, ये 50 डिग्री पर है, और बाहर का जो तापमान है वो मान लेते 49 डिग्री है। इसके ठंडा होने का जो दर होगा, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने में। अगर ये 50 डिग्री पर बाहर का तापमान अगर 2 डिग्री है तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, तुरंत ये ले लेगा हीट बाहर वाला और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अगर इसके ठंडा होने की दर यानी कि शीतलन की दर की बात कर रहा है, तो हम कहते हैं तापमान में अंतर पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब है आसपास की चीजों के बीच में तापमान में जो अंतर, अगर तापमान में ज्यादा अंतर होगा तो जल्दी ठंडा होगा, तापमान में कम अंतर होगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ये तो हमारा हो गया दूसरा, ये सही है। विकिरण सतह की प्रकृति कैसी है, इसका मतलब है कि जो वस्तु हमारा विकिरण रेडिएशन एमिट करती है उस वस्तु पर भी निर्भर करेगा। जैसे मान लेते कोई लोहा है, कोई लकड़ी है, तो लोहा जल्दी उष्मा का संचरण करता है, लकड़ी धीरे धीरे करता है, तो वहां पर भी हम कहेंगे शीतलन की दर, लोहा जल्दी ठंडा होगा, लकड़ी धीरे धीरे ठंडा होगा, हम कहेंगे उस पर भी निर्भर करेगा। अगला है कि विकिरण की सतह का क्षेत्र, अगर सतह का क्षेत्र ऐसे खुला हुआ जल्दी ठंडा होगा, वही गोल बना हुआ तो धीरे धीरे ठंडा होगा।
ये भी हमारा होगा। तो इसमें से इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो उपयुक्त में से हमारा एक से अधिक राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है मेरे भाई? यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है और g उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि g जो है उसके पृथ्वी के सतह पर है, तो उसका घनत्व आपसे पूछा गया है। मेरे दोस्त आपसे यहां पर घनत्व के बारे में चर्चा किया है। हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम इस पृथ्वी की बात करते हैं, यानी इस अर्थ की बात करते हैं, तो हमको पता है कि अर्थ का जो आकार है वो कैसा है। हम सभी लोग ऐसा मान के चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अर्थ का जो आकार है वो स्फीयर है। अर्थ का आकार कैसा स्फीयर है, यानी कि गोलाकार है। कैसा है मेरे भाई? तो आकार यहाँ पर स्फीयर है, गोलाकार है। और स्फीयर की अगर बात करते हैं, अब यहां पर समझते हैं, चूंकि हमसे पूछा है घनत्व, और घनत्व को रो से दिखाते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट, क्या तो कहेंगे वॉल्यूम। इसका मतलब है कि इस पृथ्वी का मास और पृथ्वी का वॉल्यूम, तो पृथ्वी अगर हमारा स्फेरिकल होता है, और ये मान लेते कि हमारा पृथ्वी है गोलाकार और इसकी त्रिज्या अगर r है, तो इस ये स्फेयर अगर हमारा बन गया, तो इस स्फेयर का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होगा। चलो वॉल्यूम पता चल गया। मास, मास कैसे निकलेगा? अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी का टोटल मास उसके सेंटर पर होता है। तो यहां पर एक और रिलेशन हम लोग को मिलता है कि स्मॉल g की बात करते हैं तो ये gm अपॉन में r² होगा। अब ये m जो है पृथ्वी का मास है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से इस m को बाहर करेंगे। m को बाहर करेंगे तो g इंटू हमारा r² होगा, और किससे डिवाइड करेंगे तो कैपिटल G से। तो चलो द्रव्यमान भी निकल गया। अब इस द्रव्यमान के जगह पर हम कहेंगे कि ये हमारा g r², डिवाइडेड में क्या करेंगे कैपिटल G, और वॉल्यूम हमारा कितना होगा तो कहेंगे यहाँ पर 4/3, और ये हमारा पाई r³। अब इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो आप देख लीजिए इसमें से क्या आपका बच जाता है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, g ऊपर चला जाएगा, और आपका r² तो कट ही जाएगा, 3g आपका ऊपर चला गया, ये r² से ये कट गया, r बच गया, और यहां पर आपका क्या बच जाएगा देखेंगे, यहां पर 4g r आपका बच जाएगा। तो 3g डिवाइडेड बाय 4g पाई भी बच जाएगा, ये बच गया। ये हमारा घनत्व तो यहां पर बचा हुआ उस पृथ्वी का मिल जाएगा। आंसर करेंगे सी। ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई? सी करेक्ट हो जाएगा। सर मुझे आपका बैच लेना है तो कैसे लेंगे? कंचन पटेल का कहना है, पटेल जी आपको बैच मिल जाएगा, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाना है। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए और लिखिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर मोबाइल में होगा, उसमें जाइएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा, उससे इनरोल हो जाइएगा। उसी में नियुक्ति बैच अगर चाहिए तो 2100 सर्च कीजिएगा तो नियुक्ति बैच आएगा। ठीक है, जो आपके 6 to 8 9 10th के लिए आपके लिए अच्छा है। ठीक है सर, 9 10th के लिए साइंस का 2100 वाला बैच चालू हो गया है क्या? बिल्कुल शुरुआत हो गया है मेरे भाई। अगर आप लेट हैं तो लेट हो जाओगे। एक दिन में 150 क्वेश्चंस को हम खींच रहे हैं, और 150 क्वेश्चंस कहने का मतलब एक दिन में 400 450 क्वेश्चन तक हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करके आपका उस बोर्ड पीडीएफ और क्वेश्चंस भी हम डाल चुके हैं उसमें। बहुत सारे बच्चे जुड़ करके उस चीज को कर रहे हैं, आपको भी पीछे नहीं रहना है, क्योंकि सफलता सब कुछ जब आप भेद लगा दीजिएगा, सारा आप प्रयास अपना लगा लीजिएगा, तब सफलता मिलती है। अगर कोई असफल इंसान, अगर मान लेते हैं, अगर जिसको ये नहीं पता कि सफलता कैसे मिलती है, उनसे पूछिएगा तो कहेगा कि अरे पढ़ लो हो जाएगा सफल। लेकिन जिसको सफलता मिलती है उनसे जाकर के पूछिएगा वह कितना रगड़ के, कितना मेहनत करके जाते हैं। इसलिए आपको लगता है कि सफल बनना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नियुक्ति बैच से जुड़ जाइएगा। जो लोग नहीं जुड़े होंगे, साइंस का नियुक्ति बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, आप ये श्योर मानिए। ठीक है, चलिए टाइम बताइए। टाइम की जो क्लास, उसमें जो क्लासेस चलती है, मॉर्निंग में आपकी क्लासेस चलती है, मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के 9 बजे से लेकर के आपका 12 बजे, और इवनिंग में आपका 3 से 5 चलता है। 5 घंटे की क्लासेस हम साइंस में डेली कराएंगे आपको। ठीक है, बहुत जल्दी कवर कर देंगे, और 2100 क्वेश्चन आपका धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तत्व एक्स के ऑक्साइड्स बोला गया है, एक तत्व है हमारा जो कि एक्स है, उसके ऑक्साइड का निर्माण करना है आपको। ठीक है, एक तत्व हमारा एक्स है, जिस ऑक्साइड निर्माण करना है, जिसका सूत्र हमारा क्या तो X2O3 है। तो तत्व का एक्स का आवर्त सारणी में डैश की भांति समूह होने की संभावना क्या होगी? मेरे दोस्त अगर आप इसको देखेंगे इस सूत्र को, तो इस सूत्र को देख करके ही लग रहा है आवर्त सारणी में डैश में भांति समान होने की
संभावना हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हो सकता है। तो इसमें जो होगा वही हो सकता है। तो अगर ऑक्साइड्स को अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे एल्युमिनियम है, समझना गौर से, तो एल्युमिनियम हमारा क्या होगा, मान लेते हैं ये एल्युमिनियम एक्स को क्या मान रहे हैं यहां पर, समझना एक्स ये जो हमारा है, समझते हैं हम क्या किए हैं यहां पर, जो एक्स एलिमेंट हमारा था इस एक्स को हमने एल्युमिनियम माना। अब इसका एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है X2O3 की हम बात करते हैं, इसका मतलब है इसका फॉर्मूला हमारा X को हम लोग मान लेंगे एल्युमिनियम, तो Al2O3 हो जाएगा। और यही तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स हैं, यही हमारा क्या है, तो कहेंगे ये हमारा एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स हैं। और ध्यान रखना मेरा, तो जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पे, याद रखना इसका इस्तेमाल हम लोग सीमेंट वगैरह में करते हैं। सीमेंट को जल्दी अगर सेट कराना होता है, सीमेंट को जल्दी अगर जमाना होता है, सीमेंट को अगर जल्दी जमा, जैसे आप मान लेते घर बनाते हैं, जो सीमेंट आप खरीद के लाते हैं, सीमेंट अगर जल्दी जमाना होता, जल्दी सेट कराना, जल्दी जमाना होगा, तो उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड्स के पाउडर इस्तेमाल होता है, जिसको एल्यूमिना के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। दूसरा बात, ये जो एल्यूमिना हमारा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा उभयधर्मी होता है। ये कैसा होगा मेरे दोस्त, तो इसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी। और जो उभयधर्मी हम उसको कहते हैं जिसमें हम कहेंगे यहां पर धातु और अधातु, धातु या फिर आप ये कह सकते हैं, इसमें हम लोग कह सकते हैं यहां पर अम्ल और क्षार दोनों प्रकृति होता है। इसमें अम्लीय तथा क्षारीय की अगर हम बात करें, इसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति होता है। इसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति अगर होता है तो उसको हम लोग एल्यूमिना के नाम से जानते हैं, Al2O3। तो यहां पर एक ही को कंपाउंड हमारा बन सकता है, वो एल्युमिनियम का, ये सब नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। आंसर करेंगे सी। तो ऑप्शन को भी देख करके दिमाग लगाना है, इन्हें कि बस ब्लैंक हो जाना है, दिमाग लगाना है। फिनाइल कीटोनुरिया रोग जो होता है, ये नामक रोग जो आप देखते हैं, ये अनुवांशिक डिजीज है। ये कैसा डिजीज है मेरे दोस्त, तो कहेंगे फिनाइल कीटोनुरिया रोग जो होता है ये कैसा डिजीज है, तो कहेंगे ये अनुवांशिक डिजीज है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसी बीमारी है, तो ये अनुवांशिक बीमारी है, इस बात को ध्यान रखना, इसका कोई इलाज नहीं है। अनुवांशिक कोई भी अगर बीमारी होता है उसका कोई इलाज नहीं होता। सर नियुक्ति बैच टॉपिक वाइज है या मिक्स है, आमिर जी नियुक्ति बैच आपका मिक्स है, और कंप्लीटली बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उसमें कंप्लीट तरीके से मिक्स करके आपको बनाया गया है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ करके उसमें डाल करके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को डाल करके बनाया गया है, तो बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है सर, नियुक्ति बैच का एक डेमो क्लास दीजिए। डेमो क्लास की होता है, डेमो क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं डेमो नहीं है। तुम लोग तो ऐसा करते हो ना यार, जिंदगी भर तुम जजे करते रह जाओगे कि कौन क्या है। कभी भी ये सोचो कि समय कम है, कैसे जल्दी कवर करें, तो तुम डेमो के चक्कर में पड़ा। हम तुमको कह रहे हैं हम पढ़ाते हैं, हम बेवकूफ है तुम्हारे सामने में, तुमको ये लगता है। इसलिए कोई भी चीज अगर लिखते हो ना तो सोच करके लिखो, अगर हम तुमको कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन है। ठीक है सर, नियुक्ति बैच टॉपिक वाइज या मिक्स मिक्स रहेगा। ठीक है, कितना फी मिनिमम है रजनी सिंह जी, फी जो है आपको मात्र 299 रुपया है। 2100 क्वेश्चंस आपका बहुत ज्यादा है, उतना कराना है। बैच में अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता है, या सर अगर जो बैच लिया है उसको यूट्यूब पर भी वीडियो देखना है। चलो क्या क्या लिखता है यार ऋचा वर्मा, हे भगवान। चलिए जो नियुक्ति बैच हार्ड लेवल है क्या, नियुक्ति बैच का लेवल आपका 2-3 तरह के क्वेश्चन उसमें है, कुछ मॉडरेट, कुछ इजी और कुछ लेवल हाई भी है। सभी तरह के क्वेश्चंस इक्वेशन बेस्ड सारा सब कुछ कराया गया है। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है, चलिए हाँ आगे चलते स्मिता जी, आगे हम लोग बात करते हैं। जो फिनाइल कीटोनुरिया रोग होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है, ये एक अनुवांशिक डिजीज होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। ध्यान रखेंगे, अनुवांशिक बीमारी तो है, ये किसके कारण होता है, कहेंगे ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। और ऐसे में क्या होता है कि जब जेनेटिक डिसऑर्डर कब होता है, तो कहेंगे जब शिशु की बात करते हैं, शिशु मतलब बच्चा यानी कि गर्भ में जब रहता है शिशु, तो शिशु जब क्या होता है कि जब शिशु की हम बात करते हैं मां के गर्भ में होता है, तो उसी समय ऐसा होता है गर्भ में पल रहे जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन विकसित नहीं हो पाता है। ध्यान रखेंगे, आप ऐसे समझिए गर्भ में पल रहे बच्चे का जो ब्रेन होता है वो विकसित नहीं हो पाता, ऐसे समझिए ज्यादा सही रहेगा। गर्भ में पल रहे बच्चे का ब्रेन जो होता है, ब्रेन विकसित नहीं हो पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर कहते हैं फिनाइल कीटोनुरिया रोग।
यानी कहने का मतलब है ऐसे केस में क्या होगा मेरे दोस्त, एक और चीज इसमें ध्यान रखना है, ऐसा क्यों होता है तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, इसमें एक हमारा यहाँ पर एमिनो एसिड्स होता है, और वह जो एमिनो एसिड होता है माँ के गर्भ में, यानी कि आप यूट्रस की बात करते हैं उसी में ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइला एलिनिन, फिनाइल एलेनिन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कहां पर, तो ये हमारा एक है यहां पर एमिनो एसिड है, इसी के बढ़ जाने से ऐसा होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के द्विनेत्रीय दृष्टि अगर बोला तो इसका मतलब 150 डिग्री का आयाम वाला हमारा क्या क्षेत्र बनता है। और ध्यान रखना त्रिविमीय नहीं होता, थ्री डायमेंशनल नहीं होता, थ्री डी को आप नहीं देख सकते हैं। द्विनेत्रीय है तो टू डायमेंशनल को देखेंगे, और उसके लिए लगभग 150 डिग्री तक हमारा क्या होगा, तो वो घूम सकता है। इस क्वेश्चन का एक आंसर सही है, दूसरा गलत है, आंसर करेंगे केवल वन। आगे चलते हैं, अगला दे रखा है कि पी ऑर्बिटल में रह सकता है। मेरे दोस्त एसपीडीएफ हम लोग पढ़ते हैं, जो पी ऑर्बिटल हमारा जैसे एस है, इसमें बाहरी कक्षा में 2 होगा, पी ऑर्बिटल है इसमें बाहरी कक्षा में, पी ऑर्बिटल में कितना तो कहेंगे ऐसे समझिएगा अगर पी ऑर्बिटल की हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल में रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हमारा किस ऑर्डर में रह सकता है। तो पी जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा पी ब्लॉक है, समझते हैं ये हमारा पी ब्लॉक के लिए हमने एक चैम्बर बनाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन को सजाया जाता है। और बाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक हमारा क्लॉकवाइज, एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एक हमारा क्लॉकवाइज, यानी कहने वाला एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज ग्रुप में, दोनों उल्टा ये रहता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर रह सकता है। एक क्यूबिक मिलीमीटर बोला मेरे दोस्त, यहां पर एक क्यूबिक मिलीमीटर अगर बोला, इसका मीनिंग क्या है, एक क्यूबिक मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर का क्यूब बोल रहा है, इसका मतलब ये वॉल्यूम है, ये क्या है, तो ये वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो यहां पर जो आयतन दे रखा है वॉल्यूम, वह 1 मिलीमीटर वॉल्यूम दे रखा है। अब इसमें कह रहा है कि रक्त में लगभग कितनी एर्थ्रियोसाइट्स होता है, एर्थ्रियोसाइट्स का मतलब होता है मेरे दोस्त यहां पर आरबीसी, एरिथ्रियोसाइट्स का मतलब होता है यहां पर आरबीसी, और आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। आरबीसी का जो आकार होता है ये बाइकनकेव होता है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछता है, आरबीसी आकार कैसा होगा, तो ये बाइकनकेव होता है। और आरबीसी की संख्या कितनी होगी 1 मीटर वॉल्यूम में, कितना होगा, तो 1 मीटर वॉल्यूम में इसकी जो संख्या होती है आरबीसी की, 1 मीटर वॉल्यूम में ध्यान रखेंगे कितना आरबीसी की संख्या में प्रेजेंट रहेगा, तो इतने वॉल्यूम में, इतने हमारे वॉल्यूम खून में कितना, तो कहेंगे आरबीसी जो होगा 50 लाख, 50 ये संख्या में होता है। आरबीसी हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, 50 लाख होता है, और 50 लाख कहने का मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ई। 50 लाख को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर कितना, तो 50 लाख को बोलते हैं 5.5 मिलियन, हमारा 5.5 हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर 5.5 हमारा मिलियंस आरबीसी वहां पर हमारा प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं होता है, मेरे दोस्त ध्यान समझना, जब प्रकाश एक माध्यम से, समझना प्रकाश की हम बात करते हैं, प्रकाश जब भी माध्यम परिवर्तन करता है, क्या, प्रकाश जब भी प्रकाश जब भी माध्यम परिवर्तन करता है तो माध्यम परिवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन होता है ध्यान रखेंगे, माध्यम परिवर्तन अगर होता है तो हम कहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर कि प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए, प्रकाश का क्या होने के लिए, अपवर्तन होने के लिए माध्यम में परिवर्तन होना जरूरी है। माध्यम परिवर्तन मतलब सघन से विरल या विरल से सघन होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि माध्यम परिवर्तन के दौरान क्या क्या बदल सकता है, तो माध्यम परिवर्तन के दौरान याद रखना आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति नियत होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या क्या बदलेगा, तो वेग बदलेगा, क्या बदलेगा, तो तरंगदैर्घ्य बदलेगा, वेग बदलेगा, तरंगदैर्घ्य बदलेगा हमारा ये सब हमारा क्या होता है, ये सब हमारा बदलता है, ये सब हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर बदलता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश जब हमारा, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका हमारा वेग या फिर कहेंगे तरंगदैर्घ्य या फिर हम कहेंगे यहां पर एनर्जी, ये सब हमारा बदलता रहता है, ठीक है।
आगे चलते हैं, अगला हमारा है, ये क्वेश्चन आपका एकदम खतरनाक है, एक बार इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए। प्रज्ञा जी का क्या कहना है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रज्ञा यादव जी का कहता है, कहते हैं कि जेपी जी चाहते हैं, जेपी जी से चाहत बात कर लीजिए, वह रो रही है, क्या कर रहे हैं, उसकी तबीयत सही नहीं है, कई दिनों से खाना पीना छोड़ दी है, और गैंग भी आप ही जेपी यादव को समझा दीजिए, वो चाहत को छोड़कर इधर उधर गुटरू कर रहे, क्या लिख रही हैं। सर नियुक्ति बैच ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, पे तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा या नहीं? मेरे दोस्त देखिए, अगर आप नियुक्ति बैच लोगे ना तो उसमें आपके रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेंगे, उसमें आपके लाइव क्लासेस भी रहेंगे, उसमें मटेरियल भी होगा, उसमें बोर्ड पीडीएफ जो हम पढ़ा करके सेव करते हैं वो लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा, रिवीजन करने में आप आसानी से उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नियुक्ति बैच आज ही लिया है तो ऐप के साथ यूट्यूब पर ही वीडियो देखना है या फिर क्या क्या लिख रहे हैं बता नहीं, भगवान जाने। चलिए यहाँ पर ऋचा जी हम लोग फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। तो यहाँ देखिए, तो नासिर जी, इसमें एगो फर्जी का मैसेज करता है, उसको डिलीट मारिए। तो प्रज्ञा यादव जी, इसको पहले बताइए क्या क्या लिख रही हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं, समझिएगा। कह रहा कि KClO3 की हम बात करते हैं, KClO3 के कितनी मात्रा को गर्म करें, यानी KCl3 को गर्म करना है कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम के जलाने पर मिलता है। तो शुद्ध कार्बन को अगर जलाना है ऑक्सीजन के साथ में तो आपको क्या मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की कितनी, तो कार्बन यहां पर पहले हम लोग फोकस करते हैं, जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम के जलने पर होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग को इसके बारे में बात करना है, ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में। मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं कि कार्बन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट कंबसन हुआ है, ये हमारा कैसा, तो कहेंगे यहां पर कंप्लीट कंबसन हुआ है, अच्छे तरीके से हमारा जला है, क्योंकि उसमें बोला है शुद्ध कार्बन को जलाने के लिए आपको जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही आपको कहां पर देना है, उतनी ऑक्सीजन आपका KCl3 के लिए। तो बताइए, कार्बन को अगर जलाने के लिए हमको यानी कि ऑक्सीजन इतना ही चाहिए, तो 12 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन, तो कहेंगे यहां पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना, तो 16, 16 दूनी कितना, तो कहेंगे 32 ग्राम। यानी आप ये कह सकते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत यहां पर हम लोगों को, कह रहा है कि KCl3 की कितनी मात्रा को गर्म करने पर उतने ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जितना 12 ग्राम कार्बन को जलाते हैं। इसका मतलब है, अब हम लोग इस पर चलते हैं, तो KCl3 की बात करेंगे तो यहां पर हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर KClO3 की बात करेंगे। अब KCl3 को हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग गर्म करेंगे, और जब इसको आप गर्म कीजिएगा, इसका तापीय आप घटन कीजिएगा, तो ये टूटेगा, KCl बन जाएगा, अलग हो जाएगा, और साथ ही साथ KCl अगर अलग हो गया तो हमारे ऑक्सीजन जो है यहां से बाहर निकलेंगे। तो बैलेंस करना होगा, 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से अगर यहां करेंगे तो 3 से ऑक्सीजन हमारा हो गया, एक कैल्शियम, एक पोटासियम, एक पोटासियम, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन हमारा यहां पर। इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखेंगे, तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर ये हमारा कहीं ना कहीं यहां पर बैलेंस हो गया। तो आप यहां पर गौर से देखिएगा, यहां पर अगर आप गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो कुछ ऐसा ही समीकरण आपके सामने दे रखा है, तो कुछ ऐसा ही समीकरण आपके पास ये दे रखा है मेरे दोस्त। यहां पर एक चीज यहां पर छोड़ दिया है, उसको सही कर लेना, क्वेश्चन में ही एरर है, इस क्वेश्चन में सुधार कर लेना। यहां पर 2KCl3 था, क्वेश्चन में छूट गया है, इसको सुधार कर लेना। ये क्या है, तो कहेंगे यहां पर 2 छूटा हुआ क्वेश्चन में, तो यहां पर भी 2 होगा, अगर यहां 2 होगा तब तो यहां भी 2 होगा, ठीक है। और यहां पर चूंकि 3 दूनी 6 हो गया, तो यहां पर 6 करने के लिए तो गुना करना ही पड़ेगा 2 को, तो यहां पर ऐसा करते हैं, इसको हटाओ, यहां पर नहीं है, यहां पर KCl3 है। अगर यहां पर 3 गो
तैयारी जो है आपका पढ़ के होता है, मेहनत करके होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज की क्लासेस आपका यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ध्यान रखिएगा, अगर आपको नियुक्ति बैच से जुड़ना है तो नियुक्ति बैच में जाइएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर साइंस का 2100 क्वेश्चन का महासंग्रह आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आपके नियुक्ति के लिए वो काफी है, ठीक है। हम आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में वहां पे करा रहे हैं, बहुत बेनिफिट आपको वहां पे होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।